हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन आप लोगों को एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के 2 या 3 चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए मिलें और उसके बाद में फिर आपसे ये बोला जाए कि बचे हुए कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको या तो कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या फिर किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें मगर आप लोग अपने करियर्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे पदों पर पहुंचें, बढ़िया पोस्ट पर जाएं और अल्टीमेटली देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो इसी नोट पर हम लोग अपना जो आज का सेशन है शुरू करते हैं। इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने ये देखा था कि जब अल बरूनी इंडिया आया तो फिर उसको यहाँ पर हिंदुस्तान को समझने में क्या क्या परेशानियाँ आई, क्या क्या उसके सामने मुश्किलात आई जिनको उसने ओवरकम किया इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी। हिंदुस्तान का समाज समझने के लिए उसने फिर क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या जतन लगाया, वो सारी बातें हमने देखी थी। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये देखा था कि जब वो इंडिया को फिर समझा, इंडिया के समाज के फंडामेंटल्स को उसने समझा तो उसके बारे में फिर उनके क्या विचार थे, उसने फिर उनके बारे में क्या टिप्पणियाँ करी, कास्ट सिस्टम के बारे में उसका क्या कहना था, इसके अलावा जो बाकी चीज़ें उसने यहाँ पर देखी उसके बारे में उसका क्या कहना था। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखकर ख़त्म किया था। अब उसी के आगे अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करना है एंड आज हम लोग अब ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इब्न बतूता के पर्सपेक्टिव से। अल बरूनी और इब्न बतूता में लगभग 300-325 साल का फ़र्क आ जाता है। तो अब जब लगभग 300 साल बाद ये अल बरूनी के हिंदुस्तान आते हैं, देखते हैं यहाँ पर जो नई नई चीज़ें इनको देखने को मिल रही हैं जिनसे वो फैमिलियर नहीं है, तो फिर उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या रिएक्शन रहता है और वो किस तरीके से फिर इन चीज़ों से डील करते हैं, वो सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जो टॉपिक का नाम है वो रहेगा इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफैमिलियर। एंड फिर वही बात की एक अलग तरीके के देश से हिंदुस्तान आना जो ऑल टुगेदर अलग है उस जगह से जहाँ से आप उठकर आ रहे हो, कल्चर में, लैंग्वेज में, आपके क्यूजीन में और बाकी सारी चीज़ों में। तो फिर इन अनफैमिलियर चीज़ों को किस तरीके से इब्न बतूता ने लिया, क्या उनका पर्सपेक्टिव बना और किस तरीके से उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया और किस तरह से कंपेयर किया उस पर्टिकुलर जगह के साथ जहाँ से ये उठकर आ रहे थे। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज का जो लेक्चर रहने वाला है इसमें डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है और आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को इसको पढ़ के काफ़ी मज़ा आएगा। चलें शुरू करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि इब्न बतूता जो हैं इंडिया आए थे 14 सेंचुरी के आसपास। तो जब इब्न बतूता 14 सेंचुरी में भारत कदम लाते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, इस वक्त तक आपका जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, मैं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा हूं जिसमें आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान का भी इलाका और बांग्लादेश वगैरह का जो इलाका है और भी थोड़ा बहुत इधर उधर का पोर्शन सब मिला के मैं बात कर रहा हूँ। तो जिस वक्त 14 सेंचुरी में या फिर सन या 1330, 1340 जब भी आपके इंडिया में आए थे उस वक्त में इंडियन सब जो था एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट हुआ करता था। जो चाइना ईस्ट में अगर आप देखोगे तो चाइना से लेके नॉर्थ ईस्ट और अफ्रीका और यूरोप तक जो है वेस्ट में फैला हुआ था। तो ध्यान से देखिएगा कि जिस वक्त आप, यानी कि इस बात को समझना जरूरी है, अल बरूनी जब आए थे तो उस वक्त इतना ज्यादा बड़े लेवल पर इंडिया शायद कनेक्टेड नहीं था, मगर इन 200-300 सालों में, इन 300-325 सालों में हम ये देखते हैं कि जब तक इब्न बतूता हिंदुस्तान में कदम रखते हैं तब तक इंडिया एक ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट हो गया था। इसको मैं इनफैक्ट यहाँ पे फोटोग्राफ भी आपको समझाता हूँ। अब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इलाका है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ के ईस्ट में यहाँ पर आपको चाइना देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पूरा आपका सेंट्रल एशिया से यूरोप और यूरोप से पूरा अफ्रीका, एक लंबी चौड़ी चेन बनी हुई है जहाँ पर अच्छा खासा व्यापार होता था। अब ये पूरी की पूरी ग्लोबल चेन है जिसमें पूरा आपका कम्युनिकेशन भी हो रहा है, जिसमें आपका ट्रेड भी हो रहा है और इंडिया भी जो है इस पर्टिकुलर चीज का पार्ट है। ठीक है जी। अब अपन ने जब इब्न बतूता के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बातचीत करी थी कि ये मोरक्को से था और ये कई सारी जगहों पर घूमा था, तब हम लोगों ने एक बात देखी थी कि इब्न बतूता ने इन सारी जगहों पे एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया था जो इस ग्लोबल ट्रेड सप्लाई चेन का या इस ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का पार्ट थे। हमने देखा था कि इब्न बतूता इनमें से काफी सारी जगहों पर एक्सटेंसिवली जो है ट्रैवल किया था। इसकी वजह यह थी कि कई बार वो पिलग्रिमेज पर गया है, सेक्रेट साइट्स वगैरह पे, मक्का वगैरह वो घूमने गया था आपका हज वगैरह करने के लिए। इसके अलावा उसने यहाँ पे कई सारे, इसके अलावा रास्ते में कई सारे लोगों से मिला, कई सारी जगहों पर रहा, कई सारे तरीके की उन्होंने कई सारी चीजें उसने देखी। तो कुल मिलाकर हम लोग ये जानते हैं कि इब्न बतूता जो है उसने एक्सटेंसिवली इन ये जो आपका ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क है जिसका इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक पार्ट बना, या जब तक इब्न बतूता इंडिया में आया तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब तक इसका पार्ट बन चुका था, इसमें से कई सारी जगहों पर इब्न बतूता एक्सटेंसिवली जो है ट्रैवल कर रहा था। और यहां पर फिर जब वो जाता था तो यहाँ के जो लर्न मेंस थे उनके साथ में टाइम स्पेंड करता था, यहाँ के जो रूलर्स थे उनके
उनके साथ में वो उठता बैठता था। कई बार वो आपका काजी के तौर पर भी यहाँ पे एक्ट करता था, क्योंकि हमने पढ़ रखा था कि ये एक ऐसी फैमिली से आता था जो आपका इस्लामिक लॉ में, जिसको शरिया भी बोला जाता है, उसमें एक्सपर्टीज रखते थे और बचपन से इसको भी इसके लिए अच्छी खासी ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा कई सारे आपके जो अर्बन सेंटर्स वगैरह हैं वहां पर रहते हुए उनका जो कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर है उसको एंजॉय करता था। प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि कई सारी भाषाएं बोल लेता था। एक तो अरबी भाषा इसकी अपनी खुद की मदर टंग थी, उसके अलावा पर्शियन बोलना सीख ली थी, तुर्की भाषा जानता था और इसके अलावा भी कई सारी लैंग्वेजेस वगैरह ये जानता था। इसका फायदा ये होता था कि कई सारे लोगों से मिलना जुलना हो रहा है तो उनसे अब बातचीत कर सकता है, उनके साथ में अपने आइडियाज वगैरह को शेयर कर सकता है, उनसे इंफॉर्मेशन वगैरह उसको मिल जाती थी, कई सारे एनेक्डोट्स मिल जाते थे। और इस तरीके से उसकी जो यात्राएं होती थी, सिर्फ ऐसा नहीं था कि आप एक जगह से चले दूसरी जगह आप घूमे फिरे, आपने कुछ देखा और वापस आ गए। आप बाकायदा वहां के लोगों से घुल मिल रहे हो, आप वहां के माहौल को, वहां के एटमॉस्फेयर को ज्यादा इफेक्टिवली और ज्यादा अच्छे तरह से समझ पा रहे हो। ये एक चीज जो है इब्न बतूता को एज अ ट्रैवलर एक डिस्टिंक्ट ट्रैवलर बनाते थे। कई सारे लोग जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर फोटोग्राफ, आज के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, फोटोग्राफ वगैरह खींची, कुछ आपकी मेमोरीज वगैरह बनाई, सेल्फीज ली और आ गए। कुछ लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोग बाकायदा लोगों के साथ घुलते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, बैठते हैं, समझते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी देखते हैं जिस जगह की कैसी क्या है, और काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक रिफ्रेशिंग और एक रिलिशिंग एनवायरमेंट आपका आप एजुकेटिंग किस्म का जो है आपका टूरिज्म वगैरह वो कर लौटते हैं। एक ही जगह जाके दो व्यक्तियों ने दो अलग अलग तरीके का कंडक्ट किया, दूसरे को जो है जानकारी भी मिली इंजॉयमेंट के साथ में और बाकी सारी चीजें। पहले वाले को सिर्फ आपकी कुछ इंजॉयमेंट वगैरह मिला और वो कर आ गया। इब्न बतूता बेसिकली दूसरे तरीके का ट्रैवलर था। वो जाता था तो फिर सब लोगों के साथ में बैठ के अच्छे से एंजॉय करता था, मगर साथ ही साथ लैंग्वेजेस वगैरह जानने के कारण वहां के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना और इंफॉर्मेशन और एनेक्डोट्स और आपके काजी के तौर पर एक्ट करना, तो वो बाकायदा उस सोसाइटी का पार्ट बन जाता था, चाहे कुछ वक्त के लिए बने मगर वो सोसाइटी का पार्ट बन जाया करता था। और ये एक बात या फिर ये एक पर्टिकुलर चीज जो है इब्न बतूता को इंटरेस्टिंग बनाती है। चले आगे बढ़ते हैं। अब जब ये किसी जगह पे पहुंचा, वहां पर उसको अलग अलग चीजों के बारे में पता चल रहा है, अलग अलग कल्चर्स के बारे में पता चल रहा है, अलग अलग स्टोरीज के बारे में पता चल रहा है, तो यहाँ पे अब ये सारी चीजें फिर इब्न बतूता अपनी जो ट्रैवल रिकॉर्ड था उसमें इंक्लूड भी करा करता था। ये सारी चीजों को वो अपने ट्रैवल रिकॉर्ड में डाला भी करता था। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी इनफैक्ट पहले वाले से लिखी हुई थी कि कई सारे लोगों के साथ में बैठ के आइडियाज, इंफॉर्मेशन और एनेक्डोट्स वगैरह उसको मिलते थे, इन सबको वो रिकॉर्ड करता था। दीज स्टोरीज इंक्लूडेड अबाउट मेन नोटेड फॉर देयर पाइटी, किंग्स हु कुड बी बोथ क्रूअल एंड जनरस, एंड अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन। तो जब ये इन सारी यात्राओं के वृतांत लिखा करता था, जब इन यात्राओं के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा करता था, तो कहानियों के फॉर्म में लिखा करता था। अब इन कहानियों में ये उन आदमियों के बारे में भी लिखता था जिनको उनकी कह सकते हैं कि दानशीलता के लिए, उनके बड़े दिल के लिए जाना जाता था। इन कहानियों में वो उन राजाओं के बारे में भी लिखता था जो दोनों हो सकते थे, क्रूअल भी हो सकते थे और जेनरस भी हो सकते थे, मतलब बहुत ज्यादा क्रूर भी हो सकते थे और बहुत ज्यादा दानी और परोपकारी भी हो सकते थे एक ही वक्त पर, या अलग अलग एस्पेक्ट्स में अलग अलग तरीके के वो अपने बिहेवियर दिखाते थे। इसके अलावा आपके जो ऑर्डिनरी लोग हैं, महिला पुरुष हैं, उनकी कैसी जिंदगी चल रही है किसी एक जगह पर, उसके बारे में वो लिखता था। आगे बढ़ते हैं। Anything that was unfamiliar was particularly highlighted in order to ensure that the listener or the reader was suitably impressed by the accounts of distant yet accessible land. अब ये तो खैर नॉर्मल बातचीत है, किसी भी जगह आप जाओगे तो आपको पढ़े लिखे और दानी पुरुष, महापुरुष मिलेंगे, ज्ञानी लोग मिलेंगे जो पार्टी के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा कई सारे राजा ऐसे मिलेंगे जो जनरस भी हो सकते हैं, क्रूअल भी हो सकते हैं, सामान्य आदमी की जिंदगी कैसी क्या चल रही है, ये सारी बातें लगभग हर जगह होती हैं। मगर इब्न बतूता एक चीज को खास तौर पर जो है अपनी जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह लिखता था उसमें मेंशन करता था, और वो ये था कि अगर उसको कोई भी एक ऐसी चीज मिलती थी जो उसके पर्सपेक्टिव से अनफैमिलियर है, तो वो उस पर्टिकुलर चीज को पर्टिकुलरली अपनी कहानियों में, अपने यात्रा वृत्तांतों में हाईलाइट जरूर किया करता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फैमिलियर चीजें जो हैं वो तो लिख ही रहा है, मगर अगर उसको कहीं पर कुछ ऐसा अनफैमिलियर मिल गया जो उसके पर्सपेक्टिव से अनफैमिलियर है या उसने कभी नहीं होते हुए देखा था, तो फिर वो उस चीज को श्योर है कि अपने या अपना जो भी यात्रा वृत्तांत या अपने मेमोयर्स हैं, ट्रैवल मेमोयर्स में लिखेगा जरूर। और ये करके वो करता ये था कि वो ये जो कहानियां अगर किसी को पढ़कर सुनाई जाए या फिर अगर कोई उसकी किताब को पढ़े तो वो इंप्रेस हो जाए उस जगह के अकाउंट के बारे में जो उससे बहुत दूर है, जिसको उसने देखा नहीं है, मगर जिसको वो इब्न बतूता के शब्दों के तहत जो है एक्सेस कर पा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वो ऐसा इसलिए करता था ताकि आपका अगर कोई लिसनर है, उसकी ये जो यात्रा वृत्तांतों को अगर किसी को पढ़कर सुनाया जा रहा है या फिर कोई इनको बैठकर पढ़ रहा है, तो वो उन जमीनों के बारे में, उन जगहों के बारे में जिनको अभी तक उसने देखा नहीं है, जो पढ़ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, या जो सुन रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जिसने अभी तक देखा नहीं है, उसको भी जब इब्न बतूता के शब्दों में सुनाया जा रहा है तो वो इससे इंप्रेस हो जाए, वो उसके ऊपर इसका एक अच्छा असर पड़े और वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि यार ये इब्न बतूता ने जो चीज लिखी
है वाकई में या क्या ऐसी थी, या मतलब किस, या ये जो बता रहा है यार ये कैसा रहा होगा, मैं भी इसको देखना चाहता हूं, उसके मन में भी एक जिज्ञासा जागे। तो इस तरीके से उसने अपने मेमोयर्स वगैरह को लिखकर तैयार किया। चल आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग अब देखेंगे किस तरह से उसने ये अनफैमिलियर चीजों को हाईलाइट किया है, इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह हम लोग देखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है इसमें अब हम लोग ये देखेंगे कि इब्न बतूता को जो भी अनयूजुअल चीज़ें मिली, या फिर कम से कम उसके पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ें उसको अनयूजुअल लगी, या फिर ऐसा लगा कि यार ये तो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं है, उसको उसने कैसे डिस्क्राइब किया। एनसीईआरटी में इसको एक ब्लॉक के रूप में बताया गया है जिसकी हेडिंग दी गई है नट्स लाइक अ मेंस हेड, यानी कि ऐसे नट जो एक मनुष्य के सर के जैसे हैं। इसमें उसने बेसिकली कोकोनट को डिस्क्राइब किया है। उसने कभी, क्योंकि वो अरब से आया था, उसने अपनी जिंदगी में कभी कोकोनट नहीं देखा था, मगर अब जब वो पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट आता है और जब उसको पहली बार नारियल के पेड़ दिखते हैं और वो उसमें नारियल देखता है तो वो उसको किस तरह से डिस्क्राइब करता है वो चीज हमको बताई गई है। हमारे लिए अब क्योंकि हमने जिंदगी भर से नारियल देखे हैं तो हमारे लिए ये अनयूजुअल बात नहीं है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, नारियल तो ऐसा ही होता है। मगर जिस आदमी ने कभी जिंदगी में नारियल नहीं देखा है उसको आप पहली बार नारियल दिखाओगे तो वो कितना एस्टोनिश्ड होगा इस चीज से और उसको कैसे डिस्क्राइब करेगा, ये चीज जो है इब्न बतूता ने यहां पर लिखी है। अब वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अनफैमिलियर है और क्योंकि वो अनफैमिलियर है और उसका फिर डिस्क्रिप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो यहां से हमको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि किस तरह से ऐसी चीजें जो इब्न बतूता को अनफैमिलियर लगती थी वो उनको रिकॉर्ड करता था, ताकि उनको अगर बाद में किसी और बंदे को पढ़कर बताया जाए जो उसी की तरह इन सारी चीजों से अनफैमिलियर है, तो उस पर उसका अच्छा प्रभाव या एक इस तरीके का प्रभाव पड़ना चाहिए जो उस बंदे के मन में, चाहे वो पढ़ने वाला हो चाहे सुनने वाला, उसके मन में जिज्ञासा जागे। चलें देखते हैं अब इब्न बतूता ने किस तरीके से कोकोनट को डिस्क्राइब किया है। दीज ट्रीज आर अमंग द मोस्ट पेक्यूलियर ट्रीज इन काइंड एंड मोस्ट एस्टोनिशिंग इन हैबिट, यानी कि ये अपने आप में बड़ी अलग किस्म की हैं और बड़ी अलग और बड़ी मतलब शानदार किस्म की ट्रीज हैं, बड़ी लंबी चौड़ी और बढ़िया एकदम। आपको इस तरीके की ट्रीज अलग से देखने को नहीं मिलती, अपने आप में अलग तरीके के पेड़ होते हैं ये। दे लुक एग्जैक्ट लाइक डेट पाम्स विदाउट एनी डिफरेंस बिटवीन देम एक्सेप्ट द वन प्रोड्यूस नट्स एंड इट्स फ्रूट्स एंड द अदर प्रोड्यूस डेट्स। अब ये जो पेड़ है, ये जो आपका इसने आपका नारियल का पेड़ देखा, इसके बारे में क्या बोलता है कि डेट पाम्स जो होते हैं आपके, जो खजूर का पेड़ होता है, ये मोर और लेस उसी की तरह दिख रहा है, क्योंकि अरब में खजूर तो होते हैं, तो खजूर का पेड़ इसने देख रखा है, ये खजूर के पेड़ की तरह दिख रहा है। इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि ये जो नारियल का पेड़ मैंने अभी यहाँ पे देखा है और जो खजूर का पेड़ मैंने अपने अरब वगैरह में देखा था, उसमें कोई खास फर्क नहीं आता। फर्क इतना आता है कि ये जो आपका नारियल का पेड़ है इसमें नट्स वगैरह बन रहे हैं और आपका जो खजूर का पेड़ है उसमें आपके डेट्स वगैरह जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। द नट ऑफ अ कोकोनट ट्री रिजेंबल्स अ मेंस हेड, यानी कि ये जो कोकोनट ट्री है या फिर ये जो पेड़ जिसको ये लोग नारियल का पेड़ बोलते हैं, इसमें से जो ये नट निकल कर आ रहा है ये एक आदमी के सर जितना बड़ा है या फिर एक आदमी के सर जैसा ये दिखता है। फॉर इन इट आर व्हाट लुक लाइक्स टू आईज एंड अ माउथ, और इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको दो आंखें भी दिखती हैं और एक चेहरा भी आपको दिखता है। आपने भी कई बार देखा होगा नारियल की दो आंखें होती हैं और वो सारी चीजें, उसी चीज का ये डिस्क्रिप्शन अब यहां पे कर रहा है कि ये जो है नट, ये जो कोकोनट के पेड़ से निकल के आता है ये एक आदमी के सर जैसा दिखता है, इसमें दो आंखें भी होती हैं और इसमें एक मुंह भी नजर आ रहा है। ठीक है जी। एंड द इनसाइड ऑफ इट व्हेन इट इज ग्रीन लुक्स लाइक द ब्रेन। अब जब ये कोकोनट आपका हरा होता है, अगर आप तब इसको काट कर देखोगे तो इसके अंदर का जो हिस्सा है वो आपको आदमी के मस्तिष्क की तरह दिखता है या फिर आपको इंसान के सर की तरह जो है नजर आता है। एंड अटैच्ड टू इट इज अ फाइबर व्हिच लुक्स लाइक हेयर, और इस कोकोनट का ये जो कोकोनट है इसके साथ में आपको एक फाइबर भी जुड़ा हुआ दिखता है। वो कोकोनट के ऊपर के जो बाल वगैरह आते हैं नारियल के ऊपर के, जिसको हमको काट के अलग करना पड़ता है फिर तोड़ते हैं उसे, उसकी बात कर रहा है। इसमें इसके साथ में एक फाइबर भी अटैच्ड है जो आपको बालों की तरह दिखता है। दे मेक फ्रॉम दिस कॉर्ड्स विथ विच दे सीव अप शिप्स इंस्टीड ऑफ यूजिंग आयरन नेल्स। अब ये जो कोकोनट से इनको ये जो बालों जैसा एक फाइबर देखने को मिल रहा है, इसकी मदद से ये लोग रस्सियां बनाते हैं और उस रस्सियों की मदद से ये लोग जहाज वगैरह की जो लकड़ियां हैं उनको बांधते हैं, बजाय आपके ये जो आयरन की नेल्स होती हैं, जो आपकी कील होती हैं, उसका इस्तेमाल करने की जगह कोकोनट की ट्री से जो इनको फाइबर मिल रहा है इनको जोड़ जोड़ के ये लोग रस्सियां बनाते हैं और उसकी मदद से जो है ये लोग आपके जहाज वगैरह में लकड़ियों को बांधने का इस्तेमाल, जहाज में लकड़ियां बांधने में इनको इस्तेमाल करते हैं। एंड दे ऑल्सो मेक फ्रॉम इट केबल्स फॉर वेसल्स, और इसके अलावा लंबी लंबी रस्सियां ये बनाते हैं ताकि जहाज में जो दूसरे काम वगैरह हैं उनको भी किया जा सके। अब एक सामान्य सा कोकोनट है, ये लगभग सबको पता है, साउथ में खासतौर पर अगर कोई केरल वगैरह में होगा उसको ज्यादा अच्छे से पता होगा, और ये हमेशा काफी हजारों सालों का ट्रेडिशन है। कोकोनट का जो आपके बाल या फिर जो उसका फाइबर आता है उसकी मदद से हम लोग रस्सियां बनाते हैं और उन रस्सियों की मदद से केरला में खासतौर पर आपके जो पुराने जहाज हुआ करते थे जिनको लकड़ी से बनाया जाता था उनको उनके छोटे छोटे टुकड़ों को बांध दिया जाता था। जनरली होता यह था, बाकी जगहों पे इनको किलो से ठोका जाता था, मगर यहां पर यह हो रहा है कि आप मैं आपको इसको ये बता देता हूं।
जैसे लेट से आपका जहाज वगैरह बना रहे हैं, उसमें दो लकड़ियां हैं, एक लकड़ी ऐसी है और एक लकड़ी इस तरह से आपने उसके ऊपर रखी। बाकी जगहों पे ये होता था कि आपने दो कीले ठोक दी इस तरीके से और उसके बाद में फिर आप आगे बढ़ गए। इसके बाद आपने तीसरा हिस्सा यहाँ पे लगा दिया और फिर यहाँ पे कीले ठोक दिए और आप आगे बढ़ गए। यहाँ केरल में ये हो रहा था, या फिर कोकोनट के फाइबर का इस्तेमाल कर जहाज ऐसे बनाए जाते थे। आपने एक लकड़ी ये ली और दूसरी लकड़ी ये ली, ठीक है जी। इनके बीच में यहाँ पर जहां आप कीले ठोक रहे थे वहां कीले ना ठोक के आपने छेद किए और यहाँ पर आपने कोकोनट के फाइबर से या फिर कोकोनट की मदद से जो फाइबर मिला है उसकी मदद से जो रस्सियां बनाई गई हैं उससे बांध दिया। इसी तरीके से आपने तीसरा टुकड़ा लिया, उसको आपने यहाँ बांध दिया, फिर चौथा टुकड़ा लिया यहाँ पे, उसको आपने इस तरह बांध दिया और इस तरीके से अपने जहाज जो है उसका स्ट्रक्चर बनाया। इसके आप वीडियोज वगैरह भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, पुराने जहाज केरल में किस तरह से बनाए जाते थे, तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से ये लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे और बड़े बड़े आपके जो हैं रस्सियां वगैरह बना के नेवल वेसल्स में केबल्स के तौर पर भी इनके इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे कोकोनट का जो है ये डिस्क्रिप्शन जो इब्न बतूता के पर्सपेक्टिव से अनयूजुअल है, उसको इस तरीके से किया गया है ताकि पढ़ने वाला जिसने वाकई में अपनी जिंदगी में कभी कोकोनट ना देखा हो वो भी एस्टॉनिश हो जाए कि यार ऐसा कैसा पेड़ होता है और ऐसा कैसा उसमें नट निकलता है जिसमें आदमी के सर जैसा आपका नट होता है और उसमें दो आंखें होती हैं, एक मुंह होता है, उसके बाल भी होते हैं। ऐसे कैसे बाल होते हैं कि जिसकी मदद से आप फाइबर बना के जहाज के जो है उसके छोटे छोटे परखच्चे वगैरह आपस में जोड़ रहे हो और उसकी मदद से फिर लंबी लंबी रस्सियां बना के केबल्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। अब ये अनयूजुअल डिस्क्रिप्शन है। कोकोनट को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है ये सामने वाले की जिज्ञासा जगा देगा जिसने कभी जिंदगी में कोकोनट ना देखा होगा। इसी तरीके की चीजें जो हैं आपको इब्न बतूता के डिस्क्रिप्शंस में देखने के लिए मिलती हैं कि जो भी अनयूजुअल चीजें हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरह से डिस्क्राइब की गई हैं और उनका अपना एक अलग जो है असर आपको देखने के लिए सामने वाले के ऊपर मिलता है। चले आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा कि इब्न बतूता ने अनयूजुअल चीज़ों के नाम पर नारियल का डिस्क्रिप्शन कैसे किया इंडिया में, और दूसरी चीज़ जिसका उसने डिस्क्रिप्शन किया था वो थे पान के पत्ते, जिसको हम लोग इंग्लिश में बीटल नट भी बोलते हैं। तो पान के पत्ते भी अब इब्न बतूता ने ज़िंदगी में नहीं देखे थे। पान वगैरह जो है बेसिकली वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ईजाद है। अब कहीं और खाया जाता हो तो पता नहीं, मगर अगर आप देखोगे ऐसे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका इस्तेमाल इस तरीके से खाने के लिए किया जाता था। अब पान के जो पत्ते हैं और उनको किस तरीके से खाया जाता है उसको भी इब्न बतूता ने बड़े मेटिकुलसली जो है डिस्क्राइब किया। तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। कोकोनट ट्री का जो एक अनयूजुअल चीज उसको अपने पर्सपेक्टिव से लगी उसने उसको उस तरह से डिस्क्राइब किया। अब उसी तरह से पान के पत्ते उसको अनयूजुअल लगे तो उसने उसका भी डिस्क्रिप्शन किया। कैसे किया वो हम लोग यहां पे देखेंगे। तो इब्न बतूता ने पान का डिस्क्रिप्शन कैसे किया वो देखिए। पान को इंग्लिश में बीटल बोलते हैं, तो बीटल शब्द जहां पर भी आएगा उसका मतलब पान होता है, ठीक है जी। द बीटल इज अ ट्री विच इज कल्टिवेटेड इन द सेम मैनर एज द ग्रेप वाइन, यानी कि बीटल एक ऐसा पेड़ है जिसको उसी तरीके से कल्टिवेट किया जाता है, उसी तरह से उगाया जाता है जिस तरीके से ग्रेप वाइन उगाई जाती है, जो काले अंगूर होते हैं जिससे फिर आपकी शराब वगैरह बनती है। उसके जो पेड़ जिस तरीके से उगाए जाते हैं, उसकी जो फसल या खेती जिस तरह से की जाती है, उसी तरह से आप बीटल जो है या बीटल नाम का जो ये पेड़ है इसको भी उसी तरह से उगाते हो। द बीटल हैज नो फ्रूट एंड इट इज ग्रोन ओनली फॉर द सेक ऑफ इट्स लीफ। आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रेप वाइन में तो आपको अंगूर मिल जाते हैं, मगर यहाँ पे बीटल जो है एक ऐसा पेड़ है जिसमें कोई फ्रूट व्रूट नहीं होता, इसको सिर्फ इसके पत्तों के लिए उगाया जाता है, ठीक है जी। अब उसने ये चीज यहाँ पे बताई। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, अरब में रहने वाला कोई बंदा या रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाला बंदा, एक तो जिसने पेड़ नहीं देखे जिंदगी में और जो थोड़े बहुत पेड़ देखे हैं उसको पता है कि इनसे फल उगते हैं या इस तरीके की चीजें होती हैं, तो इस्तेमाल करना है आपको इनका। अब उसको अगर ये बात आप बताओगे कि एक ऐसा पेड़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उगाया जाता है इसमें फल ही नहीं होता, फिर भी उसको सिर्फ उगाया जा रहा है क्योंकि उसकी पत्तियां काम की होती हैं, तो अब यहां से सामने वाले का जो है इंटरेस्ट जाग जाएगा। जो एक अरब आज से 700-600 साल पहले बैठ के इसको पढ़ेगा उसके दिमाग में आएगा कि यार ये कैसा पेड़ है जिसमें फल नहीं उगते और उसके बाद भी हिंदुस्तानी इसको उगाते हैं और उसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। चलें आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आपने यहां तक आते आते क्यूरियोसिटी जगा दी कि एक ऐसा पेड़ है जिसमें आपका फ्रूट होता ही नहीं है, इसको सिर्फ इसकी पत्तियों के लिए उगाया जाता है। द मैनर ऑफ इट्स यूज इज दस बिफोर द मैनर ऑफ इट्स यूज इज दैट बिफोर ईटिंग इट वन टेक्स एरिका नट। अब इसको खाने का तरीका यह है या इसको यूज, इसकी जो पत्तियां हैं जिनके कारण इस पेड़ को उगाया जा रहा है उनका इस्तेमाल ऐसे होता है कि आप करते क्या हो, यूज इट दैट बिफोर ईटिंग इट वन टेक्स एरिका नट। इनको इस्तेमाल करने के पहले आप अरिका नट को लेते हो। अरिका नट का मतलब क्या, सुपारी, ठीक है जी। इसको आप लेते हो। दिस इज लाइक अ नटमेग बट इज ब्रोकन अप अंटिल इट रिड्यूसेस टू स्मॉल पैलेट्स। ये एक नटमेग की तरह होता है। नटमेग किसको बोलते हैं, जायफल को। यानी कि आप अरिका नट जिसको हम लोग हिंदी में सुपारी बोलते हैं वो आप लेते हो,
बीटल लीव्स के साथ खाने के लिए। और ये किस तरह का दिखता है, क्योंकि लोगों ने फिर आप उसको पता है कि अरिका नट भी जो है देखा नहीं होगा, जो पढ़ेंगे इसको उनको पता भी नहीं है कि अरिका नट क्या होता है, तो उसने समझाने के लिए बताया कि ये नटमेग की तरह होता है, यानी कि जायफल की तरह होता है। मगर इसमें और जायफल इसके इस्तेमाल में और जायफल के इस्तेमाल में फर्क यह है कि इस अरिका नट को पैलेट आपका ये बीटल लीव्स के साथ इस्तेमाल करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, इतना छोटा कर दिया जाता है कि वो छोटे छोटे आपके स्मॉल पैलेट्स बन जाते हैं, जैसे आपके कंकड़ पत्थर होते हैं लगभग उतने लेवल तक ये टूट जाते हैं। एंड वन प्लेसेस दीस इन माउथ्स एंड च्यूज देम। उसके बाद में एक सामने वाला क्या करता है, अरिका नट को तोड़ तोड़ के, यानी कि सुपारी को तोड़ तोड़ के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उनको अब वो मुंह में रखेगा और उसके बाद में उनको चबाना शुरू करेगा। देन ही टेक्स द लीव ऑफ बीटल, पुट्स अ लिटिल चॉक ऑन देम। उसके बाद में फिर वो आपका जो पान का पत्ता है उसको लेगा और उसके ऊपर थोड़ा सा अपना चूना लगाएगा, पुट्स अ लिटिल चॉक ऑन देम एंड मैस्टिकेट्स देम अलोंग विद द बीटल। एंड उसके बाद में फिर वो उसको आपका बीड़ा वगैरह बना के मुंह में रखेगा और पहले से वो सुपारी चबा रहा था उसके साथ में वो इसको भी जो है मिलाकर आपस में चबाएगा और इस तरीके से वो पान खाएगा। तो उसने पान का जो है डिस्क्रिप्शन इस तरीके से किया है। अब एक ऐसे बंदे के तौर पर जिसने ना कभी जिंदगी में बीटल लीव्स देखी हैं, ना जिसने कभी सुपारी देखी है, और इस तरीके से ना उसने कभी सुना है कि इस तरीके से एक पेड़ उगाया जाता है जिसको सिर्फ उसकी पत्तियों के लिए उगाया जा रहा है, फिर पत्तियों को इस तरीके से चौक वगैरह या फिर चूना लगाकर जो है खाया जाता है, उसके पहले थोड़ी सुपारी आप पहले से चबा रहे हो, इस तरीके का अगर आपने डिस्क्रिप्शन किया है तो वो बहुत एस्टॉनिश हो जाएगा, उसको लगेगा यार ये क्या चीज है, एक बार ट्राई करके देखनी चाहिए। अब उसके मन में एक इंटरेस्ट जागेगा, यहां से जो है उसके मन में एक जिज्ञासा या कौतूहल जो है वो जागना शुरू होगा। हो सकता है कई लोग इस तरीके के भी हों जो इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन से ही आपका जो है इंस्पायर हो के पान खाने के लिए बाकायदा उस जमाने में जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट घूमने आ गए हो। कुछ कहा नहीं जा सकता इस बात के बारे में, ऐसा हो भी सकता है, मगर इतना तय है कि इस तरीके से एक ऐसा इंसान जो आज से 500 600 700 साल पहले ये रामकथा पढ़ रहा होगा, उसको जिसने ये सारी चीजें नहीं देखी होंगी उसको कुल मिला के इतना तो है एक इंटरेस्ट या फिर एक फैसिनेशन इस पर्टिकुलर चीज के लिए जागेगा जरूर। और यही चीज जो है इब्न बतूता अपनी राइटिंग्स वगैरह के तहत कर रहा था। चले आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका नाम है इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज़, यानी कि जब इब्न बतूता हिंदुस्तान में आया और रहा, अलग अलग जो शहर उसने देखे जो हमारी इंडियन सिटीज़ में वो गया, उसने फिर एक आउटसाइडर के तौर पर यहाँ पे रहते वक्त किन चीज़ों को महसूस किया, क्या उसको अच्छा लगा, क्या उसको अच्छा नहीं लगा, उसका एक डिस्क्रिप्शन उसने दिया है। इसमें उसने दिल्ली के बारे में बातचीत करी है, दौलताबाद के बारे में बातचीत करी है जिसको देवगिरी भी बोला जाता है, और भी बाकी जगहों के बारे में बातचीत करी है। तो अब हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन जो है दिल्ली का वो देखेंगे। पहले तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसने बताई हम लोग पहले वो देखेंगे और उसके बाद में दिल्ली का उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो इब्न बतूता जो है जब वो आया इंडिया में तो उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के शहर जो है इनके बारे में एक बात को उसने मेंशन किया है कि ये ऐसी जगह हैं जहां पर आपको एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के शहर वो प्लेसेस हैं दैट आर फुल विद एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु हैड नेसेसरी ड्राइव, रिसोर्सेज एंड स्किल्स, यानी कि वो लोग जो वाकई में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनमें एक आप कह सकते हैं कि एक मोटिवेशन है, जिनके पास में रिसोर्सेज हैं और जिनके पास में स्किल्स हैं, ऐसे लोगों के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो शहर हैं ये आपका ये एक्साइटिंग प्लेसेस हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, इनको यहां पर रोजगार और काम वगैरह के अच्छे मौके मिल जाएंगे। आगे ये बोलते हैं दे वर डेंसली पॉपुलेटेड एंड प्रॉस्पेरस एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल डिस्ट्रप्शंस कॉज्ड बाय वॉर्स एंड इन्वेजन्स, यानी कि हिंदुस्तान के शहरों की खासियत यह है कि यहां पे डेंस पॉपुलेशन है, यानी कि बड़ी मात्रा में लोग यहां पर रहते हैं, और इसके अलावा ये शहर काफी प्रॉस्पेरस है, यानी कि यहां पर अच्छा व्यापार होता है, लोग बागों की स्थिति ठीक है, उनके खाने कमाने के साधन है, वो लोग खर्चा भी फिर कर सकते हैं, कुल मिला के जिंदगी बढ़िया चलती है, यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है। बस बीच बीच में आपका अगर कभी कहीं पे जंग लग जाए या फिर कोई हमला कर दे तो एक आपका डिसरप्शन होता है, बाकी इन शहरों में कोई ऐसा इश्यूज नहीं है। इट अपीयर्स फ्रॉम इब्न बतूता's account that most cities has crowded streets and bright and colorful markets that were stocked with a wide variety of goods। अब जितने भी डिस्क्रिप्शंस इब्न बतूता के हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें एक बात निकल कर आती है कि भाई इब्न बतूता जो है इसने जो डिस्क्रिप्शन किया है इंडियन सिटीज का उससे इतना क्लियर हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द सिटीज में जो आपके रास्ते हुआ करते थे उनमें काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती थी, वो काफी ज्यादा ब्राइट हुआ करते थे और काफी ज्यादा कलरफुल हुआ करते थे, यानी कि एकदम चमकते हुए रंग बिरंगे मार्केट्स वगैरह जो है सजे हुए हैं और उनमें आपको कई सारे वाइड वैरायटीज ऑफ गुड्स वगैरह जो हैं वो देखने के लिए मिलते थे। ये सारी बातें हमको कब पता चल रही हैं? सन 1300 में इस तरीके के हमारे शहर हुआ करते हैं, हमको कैसे समझ में आ रहा है? एक आउटसाइडर जो है इनका इस तरीके का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अब दिल्ली के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन क्या है वो हम लोग देखें।
सीखेंगे, मगर उसके पहले इसने और क्या क्या बातें करी हैं उसके बारे में, दिल्ली की से रिलेटेड जो बातें करी हैं उसमें थोड़ा देख लें, फिर हम लोग दिल्ली का जो इसके शब्दों में डिस्क्रिप्शन है वो डिस्कस करेंगे। तो इब्न बतूता ने दिल्ली को डिस्क्राइब किया है एक वास्ट सिटी के तौर पे, एक बड़ा शहर है विद अ ग्रेट पॉपुलेशन, द लार्जेस्ट इन इंडिया। ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी शहर मैंने देखे उसमें दिल्ली जो है वो सबसे बड़ा शहर है और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं। इनफैक्ट उसके शब्दों में बोला जाए तो शायद ये हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे बड़ा शहर है, या फिर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलती है। उसके बाद में फिर इसने दौलताबाद की भी बात करी है जो महाराष्ट्र में है, जिसको देवगिरी भी कहा जाता है। उसने ये कहा कि साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दौलताबाद भी दिल्ली से कहीं से कम नहीं है, इनफैक्ट इनके बीच में राइवलरी हो सकती है, दोनों टक्कर के हैं। द बाजार्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बट आल्सो द हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटी। ये एक इंपॉर्टेंट बात जो है इब्न बतूता के डिस्क्रिप्शन से निकल कर आती है कि हिंदुस्तान के शहरों के बाजार सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप गए, आपने कुछ खरीदा, सामान लेकर आप वापस आ गए। इसके अलावा ये सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज की भी जगह है, लोग यहाँ पे मिलते जुलते भी हैं, मेले भी लगते हैं, यहाँ पे कई सारे तरीके के डांस परफॉर्मेंसेस भी होते हैं और भी आपकी शोबाजियां और कलाकारियां दिखाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। इसके चलते हिंदुस्तान के बाजार सिर्फ सामान खरीदने और पैसे ले लेने का एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो है वो आपका कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज भी आपको देखने को मिलती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज भी आपको देखने को मिलती हैं और इसके चलते आपके भारत के जो बाजार हैं वो काफी ज्यादा जीवंत हो जाते हैं। मोस्ट बाजार्स हैड अ मॉस्क एंड अ टेंपल एंड इन सम ऑफ देम एटलीस्ट स्पेसेस वेर मार्क्ड फॉर पब्लिक परफॉर्मेंसेस। अब इसका ये कहना है कि मैक्सिमम जो आपके बाजार हैं उसमें आपको एक मस्जिद जरूर देखने को मिलेगी और एक मंदिर जरूर देखने को मिलेगा। एंड सम ऑफ देम एटलीस्ट एंड इन सम ऑफ देम एटलीस्ट स्पेसेस वेर मार्क्ड फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस, यानी कि इनमें से कुछ आपके जो बाजार थे, लगभग हर जगह आपको मंदिर और मस्जिद तो देखने को मिल ही रहा है, इसके अलावा कुछ बाजार वगैरह में ऐसे भी थे जिसमें आपकी बकायदा जगह मार्क की हुई थी पब्लिक परफॉर्मेंसेस वगैरह के लिए, यानी कि कुछ जगह आपकी खाली छोड़ी गई थी जहां पे लोग वगैरह अपने परफॉर्मेंस वगैरह देते थे। यहां पे डांसर्स डांस करते थे, म्यूजिशियंस अपना म्यूजिक वगैरह सुनाते थे, सिंगर्स जो है वो गाने गा रहे हैं, ये सारी चीजें वगैरह जो है यहां पर हो रही हैं। अब इसके बाद में ये सारी चीजें जो है यहां पर हो रही हैं, ये सारी चीजें यहां पर होती हुई दिख रही हैं। चलें अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसने दिल्ली का डिस्क्रिप्शन कैसे किया था और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। चलें, अब जो हमारी दिल्ली सिटी है या दिल्ली है उसको इब्न बतूता प्रोनाउंस करता था दहली, ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा, DELHI नहीं लिखा हुआ है, वो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है DEHLI, तो दहली ना बोल के देहली बोल रहा है। अब दिल्ली का जो डिस्क्रिप्शन है जिसको वो दहली बोल रहा है उसको किस तरीके से इब्न बतूता ने किया है उसको हम लोग देखते हैं। द सिटी ऑफ दिल्ली कवर्स अ वाइड एरिया एंड हैज अ लार्ज पॉपुलेशन। जो आपका दिल्ली का शहर है एक तो बड़े इलाके में फैला हुआ और उसमें बड़ी पॉपुलेशन या बड़ी मात्रा में जनसंख्या रहती है। 1300 में बात हो रही है। द रैम्पर्ट राउंड द सिटी इज विदाउट पैरेलल। रैम्पर्ट का मतलब होता है जब आप पुराने जमाने में जो शहर होते थे उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी जिसमें आपके सिपाही वगैरह जो हैं उनका मतलब आपका निगरानी वगैरह कर सके बाहर से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके लिए बुर्ज होते थे। उनके ऊपर आप जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसमें आप ऊपर जैसे चल सकते हो उतना स्पेस होता था जहां पे फिर अगर कभी लड़ाई हो जाए तो तीरंदाजों को खड़ा करके चलवाई जाते, तीर वगैरह चलवाए जाते थे। बाद में फिर लोगों को गन लेके वहां पे बैठाना शुरू कर दिया इस तरीके से। अब तो खैर उस तरीके की जरूरत नहीं पड़ती, मगर तब ये होता था कि हर बड़े शहर के चारों तरफ इस तरीके के बुर्ज और इस तरीके की दीवारें वगैरह प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती थी। इंग्लिश में अपन इसको फोर्टिफिकेशन भी कहते हैं। तो इनका कहना यह है कि दिल्ली शहर के चारों तरफ का जो रैम्पार्ट है, जो प्रोटेक्शन के लिए जो वॉल वगैरह बनाई गई है वो विदाउट पैरेलल है, यानी कि इस तरीके की दीवार उसने, इस तरीके की प्रोटेक्टिव दीवार उसने कहीं और नहीं देखी। द ब्रेड्थ ऑफ इट्स वॉल इज 11 क्यूबिट्स। अब ये जो दीवार है, क्योंकि बाहर से अगर हमला होगा तो फिर वो उसको तोड़ने की भी कोशिश होगी, इसलिए इस दीवार को जनरली बहुत मजबूत बनाया जाता था। तो इसका कहना यह है कि वो 11 क्यूबिट चौड़ी दीवार है, अच्छी खासी मोटी तगड़ी दीवार बनाई गई है ताकि इसको आसानी से तोड़कर अंदर ना आया जा सके। द ब्रेड्थ ऑफ इट्स वॉल इज 11 क्यूबिट एंड इनसाइड इट आर हाउसेस फॉर द नाइट सेंट्री एंड गेट कीपर्स। अब इस दीवार को इतना चौड़ा और लंबा बनाया गया है और इसके अंदर जो है यहां पर जो रात को बैठकर दिन में या रात में जो ड्यूटी वगैरह करते हैं वो संतरी वगैरह के लिए और वो जो गेट कीपर्स हैं उनके लिए बकायदा यहां पे घर वगैरह बनाए गए हैं ताकि अगर कोई एक ड्यूटी कर रहा है और तो दूसरा आपका आराम कर सके इस तरीके से। इनसाइड द रैम्पार्ट्स देयर आर स्टोर हाउसेस फॉर स्टोरिंग एडिबल्स, मैगजीन्स, एमिनेशन, बैलिस्टास एंड सीज मशीन्स। यानी कि अब ये जो आपके ये जो पूरा का पूरा आपने प्रोटेक्टिव वॉल या रैम्पार्ट या बुर्ज वगैरह जो बनाए हैं इसके अंदर बकायदा आपने
में स्टोर हाउसेस वगैरह भी बनाए हैं जिसमें खाने पीने का सामान भी रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मैगजीन का मतलब वो पढ़ने वाली मैगजीन से नहीं है, मैगजीन का मतलब होता है एक तरीके का एम्यूनिशन होता है, एक तरीके का हथियार होता है। तो मैगजीन हो गया, इसके अलावा एम्यूनिशन वगैरह होगा, और बाकी जो भी लड़ने भिड़ने का सामान गोला बारूद है उसको यहाँ पे रखा जा सकता है। द ग्रेन्स दैट आर स्टोर्ड इन दीज रैम्पार्ट्स कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट रॉटिंग। अब इसका आगे कहना यह है कि यहाँ पर जो अनाज स्टोर करके रखा गया है खाने पीने के लिए, वो लंबे वक्त तक जो है सिक्योर रखा जा सकता है और खराब नहीं होगा। इन द इंटीरियर ऑफ द रैम्पार्ट हॉर्समैन एज वेल एज इन्फेंट्री मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ द सिटी टू अनदर। अब ये जो रैम्पार्ट या जो बुर्ज वगैरह आपने बनाए हैं, इसमें अगर आप इंटीरियर की बात करो, शहर के बाहर से तो एक दीवार की तरह दिखता है, मगर अंदर इसमें चलने फिरने की जगह है, और यहां पर आपके जो घुड़सवार वगैरह हैं और जो आपके बाकी पैदल सेना के इन्फेंट्रीमैन वगैरह हैं, वो एक से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। द रैम्पार्ट इज पियर्स्ड थ्रू बाय विंडोज विच ओपन ऑन द साइड ऑफ द सिटी। अब रैम्पार्ट के अंदर की तरफ की जो दीवार है शहर, यानी कि अगर ये आपका शहर है तो शहर के चारों तरफ ये रैम्पार्ट बनाया हुआ है। अब इसका ये जो अंदरूनी दीवार है जो शहर की तरफ खुलती है, इसमें खिड़कियां वगैरह भी बनाई गई हैं, और ये खिड़कियों के थ्रू ही शहर की जो रोशनी है वो ये इस रैम्पार्ट में जो आपके रहने के आपने मकान या आपने जो कमरे वगैरह बनाए हैं वहां तक रोशनी वगैरह ये लेकर आते हैं। ठीक है जी। थ्रू दीज विंडोज द लाइट एंटर्स इनसाइड। द लोअर पार्ट ऑफ रैम्पार्ट इज बिल्ट ऑफ स्टोन। अब ये जो आपका पूरा का पूरा लोअर पार्ट है रैम्पार्ट का, इसको पत्थर का बनाया गया, एंड द अपर पार्ट ऑफ ब्रिक्स, और ऊपर का जो हिस्सा है उसको बनाया गया ईंटों से। इट हैज मेनी टावर्स क्लोज टू वन अनदर। इसके अलावा इसमें काफी सारे टावर्स वगैरह बनाए गए हैं जिसके ऊपर आपके संतरी वगैरह खड़े होकर आपकी ड्यूटी वगैरह करते हैं। आगे ये कहता है देयर आर 28 गेट्स ऑफ दिस सिटी विच आर कॉल्ड दरवाजास। अब इस शहर में अंदर एंटर करने के 28 गेट हैं जिनको दरवाजे बोला जाता है, एंड ऑफ दीस द बुदाऊं दरवाजा इज द ग्रेटेस्ट। इनमें जो सबसे बड़ा दरवाजा है उसका नाम इसने क्या बताया है, बुदाऊं दरवाजा। इनसाइड द मांडवी दरवाजा देयर इज अ ग्रेन मार्केट। एक और दरवाजे का जिक्र करता है जिसका नाम है मांडवी दरवाजा, और इसके तहत आप जब अंदर आओगे तो आपको एक ग्रेन मार्केट मिलेगा, यानी कि जहां पे अनाज वगैरह का व्यापार होता है उस तरीके का मार्केट। एडजेसेंट टू द गुल दरवाजा देयर इज एन ऑर्चार्ड। एक तीसरे दरवाजे का जिक्र कर रहा है जिसका नाम है गुल दरवाजा। इसका कहना यह कि जैसे गुल दरवाजे से अंदर एंटर करते हो तो आपको एक ऑर्चार्ड या फिर एक बागान देखने के लिए मिलता है। इट द सिटी ऑफ दिल्ली हैज अ फाइन सिमेट्री इन विच ग्रेव्स हैव डोम्स ओवर देम एंड दोज दैट डू नॉट हैव डोम हैव एन आर्च फॉर श्योर। उसके बाद में अब ये बात करता है आपका सिमेट्री की। सिमेट्री का मतलब जहां पे आप अपने ये जो लोगों की मृत्यु हो जाती है तो फिर उनको आप जब दफनाते हो, कब्रिस्तान भी बोलते हैं, तो कब्रिस्तान की ये बातचीत कर रहा है। अब कब्रिस्तान के बारे में ये कहता है कि दिल्ली के जो कब्रिस्तान है इसकी खास बात जो देखी मैंने कि कब्रों के ऊपर डोम्स वगैरह बने हुए हैं, और वो कब्रें जिनके ऊपर डोम्स नहीं बने हुए हैं उसके ऊपर जरूर एक मीनार या फिर एक आर्च या जरूर बना हुआ है। इन द सिमेट्री दे सो फ्लावर्स सच एज ट्यूब रोज, जैस्मीन विद वाइल्ड रोज एक्सेट्रा। अब उसके आगे ये लिखता है कि सिमेट्री में ये लोग जो हैं कई सारे तरीके के फूल लगाते हैं जिसमें ट्यूब रोज है, जैस्मीन है, वाइल्ड रोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड द फ्लावर ब्लॉसम देयर इन ऑल सीजन। और हर मौसम में यहां पर जो है फूल वगैरह ब्लॉसम करते हैं, क्योंकि एक अरब के इलाके से आया हुआ व्यक्ति जिसको पता है कि जनरली वहां पे सूखा ही पड़ना है, ज्यादा कुछ होता नहीं। अब उसके लिए ये भी अनयूजुअल बात है कि 12 महीने यहां पे फूल खिलते हैं किसी ना किसी तरीके के, तो वो इस बात को डिस्क्राइब करता है और ये उसके लिए एस्टोनिशिंग बात है। इस तरीके से इब्न बतूता ने सन 1300 में जो दिल्ली थी, मुगल अंपायर बनने के पहले की जो दिल्ली थी, दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड की, उस दिल्ली को जिसको ये दिल्ली बोल रहा था उसका इस तरीके का डिस्क्रिप्शन इसने किया है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने दिल्ली की बातचीत कर ली थी। अब इसके आगे जो इब्न बतूता का अकाउंट वगैरह है उसका हिस्टोरियन कैसे इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर देवगिरी या दौलताबाद का इसने कैसा डिस्क्रिप्शन दिया है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि इब्न बतूता ने दिल्ली, जिसको वो दिल्ली बोला करता था, सन 1300 के वक्त में दिल्ली किस तरीके से हुआ करती थी उसका डिस्क्रिप्शन दिया। इसी तरीके से उसने एक और शहर का डिस्क्रिप्शन दिया था जिसका नाम देवगिरी या दौलताबाद है, वो महाराष्ट्र वगैरह में आपको देखने के लिए मिलता है। अब उसका डिस्क्रिप्शन पे जाने के पहले हम लोग अब ये देखेंगे कि हिस्टोरियंस ने इब्न बतूता का जो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है या फिर ये जो पूरे के पूरे मेमोयर्स हैं, जो यात्रा वृतांत हैं, उसका इस्तेमाल इतिहास को लिखने के लिए किस तरह से किया। पहले हम लोग ये देखेंगे, उसके बाद में दौलताबाद का इब्न बतूता का डिस्क्रिप्शन। तो हालांकि इब्न बतूता की राइटिंग्स को अगर आप देखोगे तो आपको एक बात समझ में आती है कि वो पर्टिकुलरली इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो हर जगह पे शहर की प्रोस्पेरिटी वगैरह जो है या टाउन्स वगैरह की प्रोस्पेरिटी को डिस्क्राइब करता फिर, मतलब कहीं पर उसको दिख गया कि बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस टाउन है तो उसने लिख दिया एक आध जगह, मगर ऐसा नहीं है कि हर शहर जहां पर वो जा रहा है वो यही बताता फिर रहा है कि लोग जो है इतना पैसे वाले हैं और ये शहर में इतनी सारी मतलब जो है इतना बड़ा व्यापार होता है और खूब पैसा है। इस तरीके की बात नहीं है। वो हर बार प्रोस्पेरिटी या पैसे या फिर इस तरीके की चीजों को डिस्क्राइब
डिस्क्राइब नहीं करता। कहीं पर आपको जिक्र मिलता है जहां पर वो नोटिसेबल है बहुत ज्यादा, मगर बाकी हर जगह आपको ये समझ में आता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इस बात में कि वो आपका किसी शहर की प्रॉस्पेरिटी ही हर जगह एक्सप्लेन करता है। मगर फिर भी उसने जो अकाउंट्स वगैरह लिखे हैं उसकी मदद से हिस्टोरियंस ने किया यह है कि उनको एक पर्टिकुलर बात समझ में आई है। हिस्टोरियंस हैव यूज्ड अकाउंट्स टू सजेस्ट दैट टाउन्स डिराइव्ड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर वेल्थ थ्रू द अप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस फ्रॉम विलेजेस। यानी कि हुआ यह है कि हिस्टोरियंस ने इसके अकाउंट्स वगैरह को पढ़कर इस बात को डिडक्ट किया है, उन्होंने इस बात को समझा है कि जो शहर वगैरह थे इनमें जो प्रॉस्पेरिटी थी या जो भी पैसा वगैरह आता था उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि शहर के आसपास के जितने भी गांव हुआ करते थे और उसमें जितना भी कल्टीवेशन हो रहा है उसका जो सारा का सारा सरप्लस है वो इन शहरों में आता था। या तो वो अनाज वगैरह के फॉर्म में आ जाए और उसके बाद में उसका जो है फिर व्यापार वगैरह हो और उसकी मदद से फिर पैसा जो है सर्कुलेट हो, या फिर वो जो अनाज वगैरह है वो उसको बेचने उसको कहीं पे बेचा गया हो किसी व्यापारी को और उसने फिर उसको कहीं और ट्रेड कर दिया और उसके नतीजे में उसके पास में पैसा आया हो और उसने उसको शहर में सर्कुलेट कर दिया हो। जो भी वजह है, कुल मिला के एक चीज जो आपको बार बार दिख रही है वो ये है कि शहर में जो भी आपका सरप्लस, ये आपका जो प्रॉस्पेरिटी है वो कहीं ना कहीं विलेजेस में जो सरप्लस होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरे शब्दों में जो गांव हैं वो आपकी, जो विलेजेस हैं वो आपकी सिटी की इकोनॉमी को चलाते थे। यानी कि अगर कभी अकाल पड़ेगा और गांव में अगर सरप्लस नहीं हुआ तो शहरों की सारी प्रॉस्पेरिटी जो है धरी की धरी रह जाएगी। यहां पर आपको फिर बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि प्रॉस्पेरस माहौल देखने के लिए नहीं मिलेगा। इब्न बतूता ने इनफैक्ट ये भी बताया आगे अपने खास तौर पे उसने इस बात को डिस्क्राइब किया। कुल मिला के हमको यहां से ये समझ में आ गया इब्न बतूता की राइटिंग्स की मदद से भी और अदरवाइज भी हमको पता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी चलती एग्रीकल्चर पे ही थी। चाहे वो आज की बात हो चाहे वो आज से 1000 साल पहले की बात हो, एग्रीकल्चर हिंदुस्तान का एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना इंडिया के बारे में सोचा नहीं जा सकता। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इब्न बतूता ने ये बात लिखी है कि उसको पता चलता है, उसने ये पाया कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। उसकी वजह यह है कि आपकी जो जमीन है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, इतनी सारी नदियां वगैरह बह रही हैं और सारी चीजें हो रही हैं। अरब वगैरह के इलाके जहां से ये आता था वहां रेगिस्तान के अलावा ज्यादा कुछ आपको देखने के लिए ऐसा नहीं मिलता। उसी के कॉन्ट्रास्ट में इसको यहां दिखता है कि हिंदुस्तान में इतनी सारी नदियां हैं और इतना सब है, इसके कारण आपकी जमीन बहुत ज्यादा फर्टाइल है और इसके चलते आपका जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। इसी का नतीजा यह होता है कि आपके किसान साल भर में 2 फसलें निकाल लेते हैं। ये जमीन से साल भर में कम से कम 2 फसलें होती हैं। आज भी वही कहानी चल रही है, एक आपका रबी का क्रॉप होता है और एक आपका खरीफ का क्रॉप होता है। बीच में आप गर्मियों में और एक आपका खरबूजे वगैरह जो है उसके भी आप खेती वगैरह कर लेते हो। कई लोग अब सिंचाई की मदद से 3-3 क्रॉप्स निकाल रहे हैं साल में, वो एक अलग बात है। मगर मोर और लेस अगर देखा जाए तो तब भी हिंदुस्तान में 2 फसलें हो रही थी साल में और आज भी जो है 2 फसलें होती हैं। इसने इस बात को जो है डिस्क्राइब किया था। इसके बाद में ये लिखते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है आपके इंटर एशियन नेटवर्क के साथ में बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेटेड था। वही जो बात हम लोगों ने शुरुआत में करी थी लेक्चर के कि जब इब्न बतूता आया था तो ट्रेड वगैरह जो है बड़े पैमाने पर हो रहा था और अच्छे मात्रा में जो है ट्रेड वगैरह किया जाता था। और इंडिया जो है आपका इस पूरे ट्रेड नेटवर्क के साथ, चाहे उसके ईस्ट में चाइना के साथ में हो चाहे वेस्ट में आपका सेंट्रल एशिया के साथ में, उसके साथ में वेल इंटीग्रेटेड था। तो वही बात इब्न बतूता ने यहां पर बताई है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो इंटर एशियन नेटवर्क के साथ में जो ट्रेड वगैरह और कॉमर्स का था उसके साथ में बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड था। और इंडिया का जो मैन्युफैक्चर्ड सामान है, चाहे टेक्सटाइल्स हो चाहे बाकी दूसरी सारी चीजें हो, ये चाहे वेस्ट एशिया की बात कर लो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया की बात कर लो, चाहे चाइना की बात कर लो, इन जगहों पर इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी और इसके नतीजे में वो बड़ी मात्रा में प्रॉफिट्स वगैरह जो हैं यहां के काश्तकारों के लिए और यहां के व्यापारियों के लिए लेकर आते थे। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आपको ये पता चलता है कि इंडियन टेक्सटाइल्स, खास तौर पे जो कॉटन है, कॉटन हो गया आपका, जो मसलिन का कपड़ा हो गया, जो सिल्क हो गया, ब्रोकेट हो गया, साटिन हो गया, इनकी खास तौर पे बहुत ज्यादा मात्रा में डिमांड थी। और इसी बात को जो है इब्न बतूता इस पे आगे लिखता है कि कई आपकी जो मुस्लिन क्लॉथ आता था, मुस्लिन की कई सारी वैरायटीज इतनी महंगी होती थी कि सिर्फ उनको जो आपके बड़े बड़े नोबल्स हैं और जो आपके राजा और बहुत आपके रिच लोग हैं सिर्फ वही खरीद सकते थे, बाकी लोगों के बस की बात ही नहीं हुआ करती थी, ये इतना महंगा बिकता था। तो कुल मिला के अपन ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी थी तब भी यही बात निकल कर आई कि हिंदुस्तान की टेक्सटाइल हमेशा से बिकती थी। अब अपन मिडिवल हिस्ट्री में देख रहे हैं तो भी अपने को यही बात समझ में आई कि इंडिया की टेक्सटाइल हमेशा से बिकती थी। और अंग्रेजों ने भी आकर जब अपना व्यापार जमाने की कोशिश करी तो उन्होंने जिस चीज की कमर तोड़ी वो आपकी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। तो यहां से आप एक बात को लेकर क्लियर हो सकते हो, चाहे सिल्क हो, चाहे कॉटन हो, चाहे दूसरी टेक्सटाइल्स वगैरह हो, सैटिन हो गया, बोरकेड हो गया, सिल्क हो गया, इनके ऊपर हिंदुस्तानियों ने इन हजारों सालों का जो मानव इतिहास है इसमें एक एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। और इस एक्सपर्टीज का नतीजा यह निकला है कि हमारी टेक्सटाइल दुनिया
दुनिया भर में जो है मानी जाती थी, मानी जाती है, मानी जाती रहेंगी। एंशिएंट टाइम पीरियड से यहाँ की टेक्सटाइल जो है रोमन्स को बेच रहे हैं, फिर अब सेंट्रल एशिया में इधर उधर बेच रहे हैं और हर जगह इनकी डिमांड है। मुस्लिम जो आपका क्लोथ है जो ढाका वगैरह में बनता था इतना हल्का होता था, उसको कई बार लोग कहते थे कि आपने एकदम मतलब हवा को जो है कपड़े में बुन दिया, इस तरीके से जो इसको डिस्क्राइब किया जाता था, लाइट एयर वोवन इन क्लोथ, इस तरीके से उसको बोला जाता था। बहुत डिमांड में था और क्योंकि इतना महंगा बिकता है और बड़ी मात्रा में बिकता है, इसके चलते ही जो है हिंदुस्तान में खूब पैसा आता था भर भर के, और उसी के चलते जो है प्रॉस्पेरिटी वगैरह काफी बड़े लेवल पर थी। काश्तकार भी बढ़िया कमाते थे जो ये सारी चीजें बनाते थे, वो व्यापारी जो खरीद कर बेचने जाता था उसकी तो खैर चांदी थी, और इसी का नतीजा ये निकल कर आया कि हिंदुस्तान प्रॉस्पेरस था, काफी वक्त तक बना रहा। यही प्रॉस्पेरिटी बढ़ते बढ़ते औरंगजेब के टाइम पीरियड तक आते आते इंडिया जो है चाइना को पछाड़ के दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर निकल कर आया था। चले आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये देखा कि इब्न बतूता जो हैं उनका जो राइटिंग्स वगैरह हैं उसकी मदद से हिस्टोरियंस ने कितनी सारी चीज़ें जो हैं ट्रेड के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिडक्ट वगैरह करी हैं, या फिर एक आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव जो है उसको समझा है। अब इनका जो दौलताबाद या फिर जो देवगिरी है उसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो दौलताबाद या देवगिरी का जो डिस्क्रिप्शन है एनसीईआरटी में इसको जिस ब्लॉक में बताया गया है उसकी हेडिंग दी गई है म्यूजिक इन द मार्केट, यानी कि कुल मिला के म्यूजिक के ऊपर इसको फोकस किया गया। तो देखते हैं इसमें इब्न बतूता ने क्या लिखा हुआ है। ये बोलते हैं इन दौलताबाद देयर इज अ मार्केट प्लेस फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर्स विच इज नोन एज ताराबाद, यानी कि दौलताबाद का जो जगह है वहां पर दौलताबाद शहर में मार्केट प्लेस है, बाजार में एक जगह पड़ती है जहां पर आपके मेल या फिर फीमेल सिंगर जो है वो गाना गाते हैं, और इस जगह का नाम रखा गया है ताराबाद। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल बाजार्स। अब ये आगे कहते हैं कि ये मेरे द्वारा देखे गए सबसे शानदार और सबसे खूबसूरत बाजारों में से एक है। इट हैज न्यूमरस शॉप्स एंड एवरी शॉप हैज अ डोर व्हिच लीड्स इनटू द हाउस ऑफ द ओनर। यहाँ पे बहुत सारी आपको दुकानें देखने के लिए मिलती हैं और हर एक दुकान में एक दरवाजा है, और इस दरवाजे के तहत से अगर आप जाओगे तो आप जो दुकान का ओनर है आप उसके घर में पहुंच जाओगे। मतलब यहाँ पे एक बात इसको समझ में आती है कि बाजार में जहां पे आदमी दुकान चला रहा है वो वहीं पर रहता भी है। अब ये चीज आपको आज भी कई सारे आपके पुराने छोटे ट्रेडिशनल शहरों में देखने को मिलती है कि नीचे आपने दुकान सजा रखी है और ऊपर आपने अपना घर बना के रखा हुआ है। ये जो ट्रेंड है वो लगभग मतलब 600-700 साल पुराना है। वो बात अपने को यहां से समझ में आती है कि इन ये जो आपका दौलताबाद के जो बाजार है उसकी खासियत क्या है, हर एक दुकान में एक दरवाजा है, दरवाजे के थ्रू अगर आप अंदर जाओगे तो आप जो ओनर है जो दुकान का उसके घर के अंदर पहुंच जाओगे। ये ट्रेडिशन आज भी कई जगहों पे फॉलो होता है। द शॉप्स आर डेकोरेटेड विद कारपेट्स एंड एट द सेंटर ऑफ अ शॉप देयर इज अ स्विंग ऑन विच सिट्स द फीमेल सिंगर। अब ये जो दुकानें हैं इनमें आपको कारपेट्स वगैरह देखने को मिलती हैं, जो डेकोरेशन किया गया है वो कारपेट्स वगैरह की मदद से किया गया है, और दुकान के बीच में एक झूला लगा हुआ है जिस झूले के ऊपर एक महिला सिंगर बैठी हुई और वो गाना वगैरह गाती है। ठीक है, शी इज डेक्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ फाइनरी एंड हर फीमेल अटेंडेंट स्विंग हर। अब इसने बढ़िया तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे तरह से उसको सजाया गया है, और उसके साथ में कुछ उसकी फीमेल हेल्पर्स भी हैं जो उसके झूले को जो है झुलाती रहती हैं। आगे ये कहते हैं इन द मिडिल ऑफ द मार्केट प्लेस देयर स्टैंड्स अ लार्ज क्यूपोला व्हिच इज कारपेटेड एंड डेकोरेटेड एंड इन व्हिच द चीफ ऑफ द म्यूजिशियंस टेक हिज प्लेस एवरी थर्सडे ऑफ आफ्टर द डॉन प्लेयर्स। इसके आगे ये बोलते हैं कि अब मार्केट के सेंटर में आपको क्यूपोला देखने को मिलता है। क्यूपोला लगभग कुछ इस तरीके का शेप होता है, इस कटोरी के जैसा, उल्टी कटोरी के जैसा सॉर्ट ऑफ एक शेप होता है क्यूपोला का। इसके ऊपर अब ये एक आपका कारपेट वगैरह लगा के बढ़िया तरीके से एक स्टेज जैसा बनाया हुआ है, और उसके ऊपर ये जो अलग अलग आपको दुकानों में जो म्यूजिशियंस देखने को मिल रहे हैं इन सबका एक चीफ म्यूजिशियन भी है। वो हर थर्सडे यानी कि हर गुरुवार के दिन जो आपकी डॉन की प्रेयर्स वगैरह हैं, सुबह की प्रेयर्स वगैरह के बाद में वो अपनी जगह ले लेता है, अकम्पनीड बाय हिज सर्वेंट्स एंड स्लेव्स, और उसके साथ में उसके जो सर्वेंट्स और स्लेव्स वगैरह हैं वो भी उसकी हेल्प के लिए बैठते हैं। The female singers comes in successive crowd, sings before him and dance until the dusk, after which he withdraws। अब ये जो फीमेल सिंगर्स वगैरह हैं वो उसके सामने एक एक करके आपका आती जाती हैं और वो उसके सामने गाना गाती हैं, डांस वगैरह करती हैं, वो इन सबको देखता है और अल्टीमेटली ये सारा का सारा प्रोसेस शाम तक चलता रहता है, जिसके बाद में वो चला जाता है। इन दिस बाजार देयर आर मॉस्क फॉर ऑफरिंग प्रेयर्स। अब इस बाजार में मुझे मस्जिदें भी दिख रही हैं जिसमें मैं आपका नमाज वगैरह जो है पढ़ी जाती है, या प्रेयर्स वगैरह के लिए मॉस्क वगैरह बनी हुई है। ऑन one of the Hindu rulers alight at the cupola every time he passed by his market place। अब एक हिंदू रूलर जो यहां से पास होता है वो जब भी क्यूपोला के सामने से जाता है तो वो हमेशा उतरकर जो है वो सर वगैरह झुकाता है, अभिवादन वगैरह करता है जो मेन आपका चीफ सिंगर यहां पे बैठता है उसका। एंड द फीमेल सिंगर्स वुड सिंग बिफोर हिम, और जब ये हिंदू रूलर यहां पे उतरता है तो आपके जो फीमेल सिंगर्स हैं उसके सामने फिर वो गाना वगैरह भी गाते हैं। इवन सम मुस्लिम रूलर्स डिड द सेम। इनफैक्ट आपके जो कुछ मुस्लिम रूलर्स हैं जब वो भी यहां से निकल कर जाते हैं तो वो भी क्यूपोला के सामने उतरते हैं, अभिवादन वगैरह करते हैं, उस पर जो चीफ
आपका सिंगर बैठा हुआ है उसका, एंड उसके फीमेल सिंगर्स वगैरह जो है उसके लिए भी गाना वगैरह गाते हैं। इस तरीके से इसने दौलताबाद को डिस्क्राइब किया। कुल मिला के यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि म्यूजिक वगैरह जो है यहाँ पे या फिर अमोल प्रमोद जो है इस पर्टिकुलर चीज को काफी ज्यादा एम्फेसिस वगैरह जो है दौलताबाद के बाजार में दिया जा रहा था, ऐसा हमको इब्न बतूता के डिस्क्रिप्शन से समझ में आता है। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इसका नाम है यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इब्न बतूता ने उस वक्त में जो कम्युनिकेशन की पूरी व्यवस्था देखी थी, किस तरीके से आपका एक से दूसरी जगह लोग कम्युनिकेट करते थे, पोस्टल सिस्टम किस तरीके से था, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो कम्युनिकेशन के बारे में इब्न बतूता का जो भी अकाउंट वगैरह है उससे हमको एक बात पता चलती है कि जो भी स्टेट था, जिस भी जगह पे इब्न बतूता इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गया, अब वो इलाका किसी के भी कंट्रोल में आता हो, वो इलाका किसी के भी अंडर में आता हो, चाहे वो आपका दिल्ली सल्तनत के अंदर में आता हो या किसी और इलाके में जब वो गया तो उनको वहाँ पे किसी दूसरी रियासत में जो उनके कंट्रोल में इलाके आते हैं उसने वहाँ पर भी इस बात को देखा और उसने उसको मेंशन किया। वहाँ से हिस्टोरियंस को पता चला कि आपका जो स्टेट है यानी कि आपका जो राज्य है जिसका कंट्रोल है किसी भी जगह पर, वो स्पेशल मेजर्स लेता था इस बात को इंश्योर करने के लिए कि मर्चेंट्स को जो है इनकरेज किया जाए या फिर मर्चेंट्स वगैरह जो है उनको बढ़ावा दिया जाए, या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आपको मर्चेंट्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। जब तक आपके व्यापारी व्यापार नहीं करेंगे बड़ी मात्रा में तब तक आपकी इकोनॉमी में पैसा आएगा नहीं। तो स्टेट जो है इस बात को इंश्योर करने के लिए कि व्यापारियों को कोई दिक्कत ना हो, उनको जो भी आपकी रियासत है जिसके भी कंट्रोल में वो एरिया है जहाँ पे वो व्यापार कर रहे हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना आए, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए स्टेट काफ़ी सारे कदम उठाया करता था जिससे व्यापारी खुश रहें, व्यापारी ठीक तरीके से और सुगम तरीके से अपना व्यापार कर पाएँ। इसके लिए एक चीज़ जो उसने बताई वो ये था कि जितने भी आपके ट्रेड रूट्स वगैरह थे उनके ऊपर सप्लाई वगैरह आपको ठीक मिल जाती थी। एक तो उसकी ये कि आप अगर एक से दूसरी जगह जा रहे हो व्यापार वगैरह करने के लिए तो आपको कोई इश्यूज़ वगैरह नहीं होते थे, रहने खाने की व्यवस्था ठीक ठाक थी, आपको कई सारे इन्स मिल जाते थे, कई सारे गेस्ट हाउस मिल जाते थे, रास्ते में आपको जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी हो जाती थी। तो लगभग हर तरीके की चीज़ जो है आपको मिल जाती थी, हर एक जो चीज़ थी वो वेल सप्लाइड थी। एक तो इस बात को जो है इब्न बतूता ने अपने डिस्क्रिप्शंस वगैरह में बताया। इसके अलावा इब्न बतूता ने एक चीज़ का और जिक्र किया है और वो इस पर्टिकुलर चीज़ से बाकायदा अमेज्ड हुआ था, वो इस पर्टिकुलर चीज़ से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था। वो था कि आपका जो पोस्टल सिस्टम है या फिर जो आपकी डाक की व्यवस्था है उसकी एफिशिएंसी बहुत गजब की थी। इब्न बतूता की जो भी आपकी डिस्क्रिप्शंस वगैरह आपको ये मिलते हैं कम्युनिकेशन वगैरह के बारे में, उसने डाक की जो व्यवस्था है उस डाक की व्यवस्था को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया और वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड भी था इस चीज़ से, काफ़ी ज़्यादा वो इस चीज़ से प्रभावित हुआ और उसने इसकी एफिशिएंसी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। उसने ये बताया कि भाई पोस्टल सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट है जिसकी मदद से आपके जो मर्चेंट्स या व्यापारी हैं वो ना सिर्फ एक से दूसरी जगह अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं मगर बाकायदा वो एक से दूसरी जगह आपका क्रेडिट वगैरह भी जो है रेमिट करवा सकते हैं। यानी कि अगर एक जगह का पैसा है उसको दूसरी जगह अगर आपको भेजना है या फिर एक जगह आपने लोन की हुंडी लिख दी है और उसके बाद अब उसको दूसरी जगह भेज रहे हो तो वहाँ पर जाके इनकैश हो जाएगी और आपको पैसा वगैरह मिल जाएगा, पेमेंट वगैरह किया जा सकता है। इस तरीके की चीज़ें वगैरह जो हैं लंबे डिस्टेंसेस तक आपके व्यापारी वगैरह कर सकते थे। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट नोटिस पर अगर कहीं से एक से दूसरी जगह अगर आपको गुड्स वगैरह भेजना है उसके लिए भी जो पोस्टल सिस्टम वगैरह है इसका इस्तेमाल जो है काफ़ी बड़े लेवल पर किया गया था, काफ़ी अच्छे से किया गया था। तो इब्न बतूता ने कुल मिलाकर पोस्टल सिस्टम के बारे में काफ़ी बड़ाई करी है, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करी हैं और उससे हमको समझ में आता है कि पोस्टल सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था, काफ़ी अच्छे से और काफ़ी एफिशिएंट तरीके से इसका ध्यान रखा जा रहा था। चलें आगे बढ़ते हैं। अब पोस्टल सिस्टम के बारे में वो ये बताते हैं कि पोस्टल सिस्टम इतना ज़्यादा एफिशिएंट था कि दिल्ली से सिंध जाना है अगर आपको तो लगभग 50 दिन के करीब लगते थे। अब यहाँ से आपको पोस्टल सिस्टम की एफिशिएंसी का एक सही अंदाज़ा लगेगा कि कितना सुगम तरीके से ये पूरा का पूरा जो है व्यवस्था काम कर रही थी। इब्न बतूता कहते हैं कि अगर आपको सिंध से दिल्ली या दिल्ली से सिंध जाना है तो लगभग आपको 50 दिन लगते थे दिल्ली से सिंध तक पहुँचने में, मगर इसी की जगह अगर दिल्ली से सिंध तक अगर आपको कोई डाक भेजनी है या फिर अगर आपके जासूस हैं उनको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर पास करनी है तो वो सिर्फ 5 दिनों में आ जाती थी। तो इससे हमको ये बात समझ में आता है ये पोस्टल सिस्टम वगैरह कितना ज्यादा एफिशिएंट हुआ करता था कि एक से दूसरी जगह जाने में 50 दिन लग रहे हैं मगर उसी जगह से आपको जो जिस जगह आप जा रहे हो वहां तक अगर आपको कोई डाक या फिर कोई व्यवस्था पोस्टल सिस्टम के तहत अगर कोई व्यवस्था भेजनी है तो उसमें सिर्फ आपको 5 दिन लग रहे हैं। यहां से हमको ये पता चलता है कि पोस्टल सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव था। चलें आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर इब्ने बतूता ने पोस्टल सिस्टम जो है उसकी एफिशिएंसी के दो एग्जांपल्स दिए हैं। एनसीईआरटी में ये चीज़ हमको एक ब्लॉक में पढ़ाई गई है जिसका नाम है ऑन हॉर्स एंड ऑन फुट, तो वो भी मैंने यहाँ पर शेयर किया है। और मैं यहाँ पर हम लोग इसके बारे में ये देखेंगे कि पोस्टल सिस्टम जो था उसमें दो तरीके की व्यवस्थाएं थी। एक तो घोड़ों के थ्रू आप एक से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन भेज रहे थे, और दूसरा आप जो फुट पर यानी कि लोग जो है पैदल अपने पैरों से चलकर या दौड़कर जा रहे हैं और एक से दूसरी जगह अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। डाक की ये दो व्यवस्थाएं आपके यहाँ उस वक्त में हुआ करती थी और ये किस तरीके से काम करती थी उसके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हम लोग इस चीज को देखने वाले हैं कि पोस्टल सिस्टम और उसमें भी दो व्यवस्थाएं हॉर्स की मदद से और एक फुट की मदद से किस तरीके से जो है चला कर रहे हैं या किस तरीके से जो है यहाँ पर आपका इनकी मदद से पोस्टल सिस्टम को चलाया जा रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो इब्ने बतूता ने पोस्टल सिस्टम के बारे में क्या बात करी है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। In India, the postal system is of two kinds. The horse post, called uluk, is run by royal horses stationed at a distance of every 4 miles. The foot post had 3 stations per mile. It is called dawa. That is 1/3 of a mile. अब यहाँ पर इब्ने बतूता क्या बताते हैं, सन 1330 1340 में जब ये हिंदुस्तान में थे तब ये बोलते हैं कि भैया पोस्टल सिस्टम जो चल रहा है इंडिया में दो तरीके का है। एक आपका हॉर्स के तहत जो है वो पोस्टल सिस्टम की व्यवस्था को चलाया जा रहा है जिसमें जिसको उलूक बोला जा रहा है। इसमें हम लोग उन रॉयल हॉर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, उन शाही घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनके हर 4-4 मील के ऊपर अस्तबल बने हुए हैं। मतलब ये कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह तक हॉर्सेस का या फिर उलूक का इस्तेमाल करते हुए अगर आपको अपनी पोस्ट भेजनी है तो क्या होगा, एक बंदा जो है घोड़े पर चढ़ेगा, 4 मील तक उस घोड़े के ऊपर सफर करता हुआ जाएगा और वहाँ पर या तो वो दूसरा घोड़ा लेगा और उसके बाद में आगे निकलेगा या फिर वहां पे वो किसी और को दे देगा और वो फिर जो है वो घोड़ा लेके आपका 4 मील आगे जाएगा और उसके बाद वाले अस्तबल में खड़ा करेगा और इस तरीके से डाक जो है आपकी आगे जाएगी। एक तो ये बात उन्होंने बताई कि इस तरीके से एक आपका डाक की व्यवस्था है। दूसरा जो डाक की व्यवस्था उन्होंने बताई ये फुट पोस्ट के बारे में बताई। फुट पोस्ट का मतलब है कि कोई आदमी पैदल जो है अपने पैरों पर बाय फुट एक से दूसरी जगह जाएगा आपकी डाक लेके। इसके बारे में ये कहते हैं कि आपको 1 मील में 3 स्टेशन ऐसे मिलेंगे, यानी कि घोड़ों के केस में क्या हो रहा है, 4 मील पे एक स्टेशन है। एक स्टेशन अगर यहाँ पे बना हुआ है तो उसके बाद में 4 मील पे फिर आपका दूसरा स्टेशन है, फिर 4 मील पे तीसरा स्टेशन है, 4 मील पे चौथा स्टेशन एंड सो ऑन। अब एक घोड़ा अगर यहाँ से चला तो यहाँ तक चलेगा, उसके बाद में या तो घुड़सवार और घोड़ा दोनों चेंज होंगे या फिर आपका घुड़सवार बदल जाएगा और घोड़ा भी आपका घोड़ा बदल जाएगा, घुड़सवार सेम रहेगा या फिर जो भी होगा। कुल मिला के यहाँ से आपका फिर उसके बाद डाक को लेकर जाया जाएगा। अब इसी की जगह अगर आप फुट पोस्ट की बात कर लो तो 1 मील में आपको 3 पोस्ट मिलेंगे। एक पोस्ट यहाँ पे, दूसरा पोस्ट यहाँ पे और तीसरा पोस्ट यहाँ पे। यहाँ से आपने शुरुआत करिए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब 1 मील में आपको 3 पोस्ट मिलेंगे। यहाँ से एक बंदा आपका दौड़ना शुरू करेगा और वो 1 मील का 1/3 हिस्सा जो है वो दौड़ के खत्म करेगा। अब और उसके बाद यहाँ से फिर एक दूसरा बंदा जो है वो अपना दौड़ना शुरू करेगा, उससे लेकर वो 1/3 हिस्सा वो दौड़ लेगा। उसके बाद में तीसरा वाला 1/3 हिस्सा वो दौड़ लेगा और इस तरीके से दौड़ दौड़ के ये लोग अपना फुट सोल्जर्स की मदद से या फिर फुट पोस्ट की मदद से आपका अपना जो मेल वगैरह है उसको लेके एक से दूसरी जगह पर जाएंगे। इस पूरी की पूरी व्यवस्था को बोला गया था दावा। ठीक है जी, ये दावा का मतलब क्या होता था, 1/3 ऑफ अ माइल। आगे ये बोलते हैं नाउ एट एवरी 1/3 ऑफ अ माइल देयर इज अ वेल पॉपुलेटेड विलेज आउटसाइड विच आर 3 पेविलियंस इन विच सिट मेन विथ गिल्डेड लायंस रेडी टू स्टार्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके हर 1 मील के 1/3 पर जो आपने आउटपोस्ट वगैरह बनाए हैं, जैसे कि यहाँ से अगर एक बंदा दौड़ना शुरू करता है और 1 मील का 1/3 खत्म होने पर वो एक पोस्ट पे पहुंचेगा, यहाँ से किसी दूसरे को पकड़ाएगा और वो आगे दौड़ेगा। तो ये जो पोस्ट आपने बनाई हुई है जहां पर पहुंचने के बाद में आपको वो मेल किसी और को देना है और फिर उसको लेके कोई और दौड़ जाएगा आगे की तरफ में। उसकी कहानी यह है कि यहाँ पे जहां पर ये पोस्ट बनाई गई है वहां पर एक कोई अच्छा सा गांव वगैरह है जहां व्यवस्था वगैरह है रहने खाने की, यहाँ पर अभी पोस्ट बनी हुई है और कम से कम 2-3 लोग जो हैं आपको इस पोस्ट पे मिलेंगे। उनमें से कोई एक जो है डाक पकड़कर अपना आगे की तरफ जाएगा। ठीक है जी। अब ये आगे बोलते हैं आउटसाइड विच मैन सिट्स विद गिल्डेड लॉइंस। अब इनकी जो बाकी सारे कपड़े हैं वो अपनी जगह ठीक है, मगर ये जो धोतियां हैं वो बहुत छोटी छोटी पहनते हैं। गिल्डेड लाइंस का मतलब होता है छोटी छोटी धोतियां इन लोगों ने पहन रखी हैं ताकि इनको दौड़ने में कोई दिक्कत ना आए। आगे बढ़ते हैं। Each of them carries a rod 2 cubits in length with copper bells at the top.
When the courier starts from the city, he holds the letter in one hand and the rod with its bell on the other, and he runs as fast as he can. अब इनमें से हर एक जो आपका दौड़ने वाला हरकारा है, उसके एक हाथ में तो वो कुरियर पकड़ेगा जो उसको लेकर जाना है, दूसरे हाथ में उसके पास में एक रॉड है जिसके ऊपर कुछ आपके इस तरीके से इसके ऊपर कॉपर की बेल्स वगैरह बंधी हुई हैं, उसके ऊपर कॉपर के आप कह सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े बंधे हुए हैं, जैसे हम लोग घंटी में वो मारते हैं जिस हिस्से को तो फिर वो टकरा के बचता है, उस तरीके के छोटे छोटे आपके कॉपर के बॉल्स उस आपकी कह सकते हैं उस रॉड के ऊपर बंधे हुए हैं। अब जब ये दौड़ना शुरू करता है तो उस रॉड के ऊपर ये जो कॉपर के आपके बेल्ट लगे हुए हैं या फिर ये जो कॉपर के बॉल्स लगे हुए हैं ये आपस में टकराते हैं और उससे आवाज अच्छी खासी होती है। ठीक है जी, इससे अच्छी खासी आवाज होती है। आगे, when the courier starts from the city, he holds the letter in one hand and the rod with its bell on the other hand, and he runs as fast as he can. When the men in the pavilion hear the ringing of the bell, they get ready. As soon as the courier reaches them, one of them takes the letter from his hand and runs at the top speed, shaking the rod all the while until he reaches the next दावा। मतलब यह है कि अब यहां से ये जब दौड़ना शुरू करता है अपने हाथ में एक रॉड लेके, तो उसके ऊपर जो कॉपर के बेल्ट लगे हुए हैं वो टकरा के अपना आपस में बचते रहते हैं, इससे शोर होता रहता है। अब जब ये बंदा अपने जो नेक्स्ट आउटपोस्ट पे पहुंचने वाला है तो वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं इसको दूर से आता हुआ देख लेंगे, और अगर देख नहीं सकते तो कम से कम आवाज जो है कॉपर के बेल्स के टकराने के कारण जो हो रही है वो उन तक पहुंच जाएगी। अब जब आवाज उन तक पहुंच जाएगी तो उनको समझ में आ जाएगा कि मेल आने वाली है, तो फिर वो लोग उनमें से कोई एक बंदा जो है तैयार हो जाएगा। जैसे ही ये बंदा दौड़ते हुए उस तक पहुंचेगा और उसको मेल पकड़ाएगा तो वो वहां से दौड़ना शुरू करेगा और दौड़ते हुए फिर वो जहां पे भी जाना है आपका जो अगला स्टेशन है वहां तक के लिए वो निकल जाएगा। और वो भी जब जाएगा तो रास्ते भर में वो घुमाता हुआ, या जब जाएगा तो उसके हाथ में भी ऐसी एक रॉड है, उससे आवाज होती रहेगी तो लोग रास्ता देते रहेंगे, और जो अगला दावा या फिर अगला स्टेशन आने वाला है उस स्टेशन पे फिर पहुंचते पहुंचते वहां के लोग भी आपका जो है आपका अलर्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से एक से दूसरे दावा से होते हुए आपकी जो मेल है वो आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। आगे इसमें लिखा हुआ है एंड द सेम प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द लेटर रीचेस इट्स डेस्टिनेशन। तो वही बात है, ऐसा तब तक चलेगा जब तक अल्टीमेटली लेटर जो है उसके डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाता। आगे इब्ने बतूता एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखते हैं, दिस फुट पोस्ट इज क्विकर देन द हॉर्स पोस्ट। यानी कि अब कायदे से होना ये चाहिए कि अगर आप घोड़े से जा रहे हो तो आपको जल्दी पहुंचना चाहिए, मगर इब्ने बतूता एक बात बताते हैं कि ये पैदल जो आपका दौड़ के एक से दूसरी जगह अपना ये जो मेल पहुंचाने की व्यवस्था है ये हॉर्स पोस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी पहुंचा देती है। एंड इट इज used to transport the fruits of खुरासन which are much desired in India। खुरासन का जो इलाका है इनफैक्ट वहां से लोग इसकी मदद से आपके फल तक जो हैं हिंदुस्तान के कई सारे इलाकों में पहुंचाते हैं, क्योंकि वहां के फल वगैरह जो हैं यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। और क्योंकि अब आपका उलूक या फिर जो हॉर्स के थ्रू मेल की व्यवस्था है उसके कंपैरिजन में ये फुट सोल्जर्स की व्यवस्था ज्यादा इफेक्टिव है, तो इन्हीं के तहत जो है पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से उसने डाक की जो व्यवस्था थी इब्ने बतूता ने डिस्क्राइब किया। क्या क्या बताया अपने को कि दो तरीके से डाक पहुंचाई जाती है पोस्टल सिस्टम में, या पहुंचाई जाती थी उस वक्त में पोस्टल सिस्टम में। एक आपका हॉर्स के तहत जिसको उलूक बोला जाता था, और दूसरा आपका फुट सोल्जर्स के तहत जिसको दावा बोला जाता था। हॉर्स में क्या हो रहा है, एक आपके जो रॉयल हॉर्सेस वगैरह हैं वो एक से दूसरी जगह आपकी मेल लेकर जा रहे हैं, और जो दो स्टेशन हैं उनके बीच में 4 मील का फासला है। अब यहां से आपका घोड़ा चला 4 मील तक यहां पे पहुंचा, अब या तो यहां पे घोड़ा बदलेगा सामने वाला और सवार आगे बढ़ जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि यहां पे किसी दूसरे सवार और नए घोड़े को वो मेल पकड़ा दिया जाएगा और वो आगे जाएगा। ऐसे 4-4 मील पर आपको ऐसे आउटपोस्ट मिलते जाएंगे और ये मेल आपकी आगे बढ़ती जाएगी। दूसरा उसने क्या बताया है, आपका दावा में क्या हो रहा है, लेट से ये आपकी 1 मील है, ये 1 मील में आपके 3 स्टेशन हैं, 1 2 3, और ये तीनों स्टेशन कितने कितने डिस्टेंस पे बनाए गए हैं, 1 मील के 1/3 पे। तो 1 मील के 1/3 पे ये, 1 मील के 1/3 पे ये, और 1 मील के 1/3 पे ये। अब इनको इस तरीके से बनाया गया है कि जहां पर ये बसे हुए हैं वहां पर एक अच्छा खासा गांव हो ताकि उनके रहने खाने की व्यवस्था हो सके, और इनका एक आउटपोस्ट वहां पे बनाया हुआ है। अब एक बंदा जो है दावा में यहां से दौड़ना शुरू करता है और यहां तक पहुंचता है, यहां फिर दूसरे को देगा तो दूसरा यहां से दौड़ना शुरू करेगा, तीसरा, और इस तरीके से व्यवस्था चलेगी। हाथ में एक आपकी रॉड पकड़ी है जिसपे कॉपर की बेल्स बंधी है, तो जब दौड़ेगा उनसे आवाज होती है, तो जब वो पहुंचने लगेगा इन लोगों को पता चल जाएगा, इनमें से कोई एक तैयार होगा अगले स्टेशन का और फिर वो मेल पकड़ के वहां से दौड़ लगा देगा। छोटी छोटी धोतियां पहन रखी हैं इन लोगों ने क्योंकि दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या निकल कर आती है, हॉर्स की अपेक्षा फुट पोस्ट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, और ये इतना इफेक्टिव है कि ऐसी चीजें जो जल्दी खराब हो सकती हैं उनको भी एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए फुट पोस्ट का या फिर दावा का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें क्या क्या भेजा जा रहा है, फ्रूट्स वगैरह जो है खुरासन के इलाकों से इंडिया में बड़ी मात्रा में पहुंचाए जा रहे हैं। तो ये एक पूरी की पूरी व्यवस्था थी जो इब्ने बतूता ने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब की है। चले इसी के आगे एक और ट्रैवलर जो इसी वक्त में आया था उसने भी हिंदुस्तान के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन किया है, उसको हम लोग देखेंगे, फिर हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। चले
अब इब्ने बतूता के बाद में एक और आपके ट्रैवलर आए थे जिनके जो रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं उनसे हमको विजयनगर एम्पायर के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब उनके बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। उन्होंने अपने जो रिटर्न रिकॉर्ड्स में या मेमोयर्स में क्या क्या लिखा है हिंदुस्तान के बारे में, जब वो पहले आए, पहला क्या उनका इंप्रेशन था, और उसके बाद फिर जब वो दूसरी जगहों पे गए तब उनके क्या इंप्रेशंस बने, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन किया गया। अब थोड़ा सा उसकी बात करते हैं। तो एक ट्रैवलॉग लिखा गया था अब्दुल रज़ाक के द्वारा 1440s में। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है, इमोशंस की और परसेप्शंस का एक अच्छा मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। यानी कि एक तो आपने जो चीज़ देखी उसके ऊपर आपका जो असर पड़ा, और ये आपका परसेप्शन हो गया कि आपने उसको किस तरीके से कंसीव किया, अच्छा बुरा सही गलत। दूसरा ये कि किसी चीज़ को देखकर आपके मन में एक भावना जागी, या तो वो अच्छी भावना आएगी या फिर वो बुरी भावना आएगी, या वो मिक्स्ड फीलिंग्स भी हम लोग कई बार बोलते हैं। तो अब ये अब्दुल रज़ाक ने जो लिखा है, एक तो जो उसने देखा अच्छी की चीज़ ये करी कि उसने उसको जस का तस डिस्क्राइब किया, मगर साथ ही साथ उसने जो एक और अच्छा काम किया वो ये किया कि उसने उसके मन में जो भाव आए इन सारी चीज़ों को देखकर उसने उनको बिना किसी लाग लपेट के लिख दिया। अच्छा लगा तो ठीक, बुरा लगा तो ठीक, जैसा लगा, मगर जस का तस उसने उस चीज़ को उतार दिया। इसका फायदा ये मिला कि 1440s में ऑल टुगेदर बाहर से आया हुआ आदमी जो पॉलिटिकल करेक्टनेस का ध्यान नहीं रख रहा, वो जैसा चीज़ों को देख रहा है, जस का तस अपने मन में जो भाव आ रहे हैं उनके बारे में वो लिख दे रहा है। इससे हमको एक अच्छी इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग मिली है एक बाहर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिंदुस्तान उस वक्त के हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव की। तो वो सारी चीज़ हम थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक हाथ पर तो भाई वो जो है ये वो जिस तरीके की चीज़ें उसने आपका कैलीकट वगैरह का जो इलाका था, कालीकट का जो आपका पोर्ट था जहाँ पे वास्को डिगामा उतरा था, जिसको आज की तारीख में कोझिकोड बोला जाता है केरल में, उसने वो जो सारी चीज़ें उसने वहाँ पर देखी उसको वो अच्छा नहीं लगा। कुल मिला के उसने उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया। उसने ये कहा कि जब कालीकट के पोर्ट पे उतरा और जब मैंने यहाँ पे इस अजीब ये जो आपके लोगों को देखा है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके के लोग देखे थे जिनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोग इस तरीके के हो भी सकते हैं। उसको थोड़ा अजीब लगे, हिंदुस्तान के कैलीकट के इलाके में उस वक्त के लोग उसको थोड़ा सा अजीब लगे, और वो जिस तरीके से थे वहाँ पे, उनका जिस तरीके का कंडक्ट था, जिस तरीके से वो रह रहे थे, उससे उनको उसने जो है हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया कि अरे बड़ा अलग किस्म का देश है, ये बहुत स्ट्रेंज किस्म का नेशन है। इसने इस चीज़ को जो है इस तरीके से डिस्क्राइब किया। मगर बाद में और यहाँ से ये पर्टिकुलर इमेज या परसेप्शन लेकर वो अपना वापस जहाँ से आया था चला भी गया। मगर फिर क्योंकि वो एम्बेसडर था, बार बार उसको आना जाना होता रहा, तो फिर जब वो वापस आया फिर से और कालीकट से फिर वो आगे बढ़ा। अब यहाँ पे उसने क्या सिर्फ कालीकट का इलाका देखा और यहाँ पे लोगों को देखकर उसने एक इमेज बना ली कि हिंदुस्तान तो बड़ा अजीब सा इलाका है, और यहाँ के जो जैसे लोग हैं वैसे मैंने कहीं दुनिया में नहीं देखे, तो बड़ा अजीब सा देश है। इस तरीके का उसने परसेप्शन बना लिया। लोग देखना एक अलग बात है, उसको देखकर परसेप्शन बना के उसके बारे में कुछ महसूस करके लिखना एक ऑलटुगेदर अलग चीज, और ये चीज उसने यहां पर करी है। बाद में जब वो हिंदुस्तान फिर से आया और जब वो कालीकट के इलाकों से आगे बढ़ा, कर्नाटक के हमारे जो मैंगलोर का इलाका है वहां पे गया। बैंगलोर की बात नहीं कर रहा हूं, मैंगलोर के इलाके में गया जब उसने वेस्टर्न घाट्स वगैरह क्रॉस किए, यहां पर उसने एक मंदिर देखा, और इस मंदिर को देखकर अब उसका विचार जो है एकदम ऑल टुगेदर अलग है, और वो एकदम एडमायरेशन में भर जाता है। वो उस पर्टिकुलर मंदिर के आर्किटेक्चर को देखकर एकदम ऑस्ट्रक है, खुश है, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। तो फिर से यहाँ पर क्या आ रहा है, जो चीज़ उसने देखी उसका डिस्क्रिप्शन, बट साथ ही साथ उसको जो महसूस हुआ उसका एडमायरेशन के फॉर्म में जो फीलिंग है उसने उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब किया। आगे वो लिखता है, विद इन 3 लीग्स अबाउट 9 miles ऑफ मैंगलोर आई सॉ एन आइडल हाउस द लाइक्स ऑफ विच इज नॉट टू बी फाउंड इन ऑल द वर्ल्ड। यानी कि मैंगलोर से 9 मील की दूरी पर मैंने एक आइडल हाउस या फिर बुत खाना जो बोलते हैं, जिसको हम लोग मंदिर बोलते हैं, उसको मिडिल ईस्ट वगैरह में बुत खाना बोला जाता है। तो मैंने एक आइडल हाउस या फिर एक बुत खाना देखा जहां पे मूर्तियां वगैरह रखी जाती हैं, द लाइक्स ऑफ विच इज नॉट टू बी फाउंड इन ऑल द वर्ल्ड। और इस तरीके का जो मंदिर है आपको दुनिया में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। इट वॉज अ स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 yards अ साइड। ये बेसिकली एक स्क्वायर के शेप में बना हुआ था, और उसका हर एक साइड जो है वो लगभग 10-10 यार्ड लंबा था, 5 yards इन हाइट, और इसकी हाइट लगभग 5 यार्ड के आसपास थी। ऑल कवर्ड विद कास्ट ब्रॉन्ज विद 4 पोर्टिकोस। अब आपके इसके चारों तरफ जो है आपका कास्ट ब्राउन्स वगैरह जो लगा हुआ है, आपका जो मतलब जो कास्टिंग वगैरह के तहत जो ब्रॉन्ज वगैरह बनाया जाता था वो लगा हुआ। इन द एंट्रेंस पोर्टिको वाज अ स्टैच्यू इन द लाइकनेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और पोर्टिको का मतलब है आपके अंदर एंटर करने के जो 4 इलाके होते हैं। तो पहला जो पोर्टिको है उसके एंट्रेंस में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको एक स्टैच्यू देखने को मिलती है एक ह्यूमन बीइंग की फुल स्टेचर में, यानी कि पूरी की पूरी आपका ऊपर से लेकर नीचे तक एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके पूरे स्ट्रक्चर के फॉर्म में एक आपकी स्टैच्यू वगैरह बनी हुई है, फुल स्टैचर मेड ऑफ गोल्ड, और पूरी की पूरी आपकी सोने की बनी हुई है। इट हैड 2 red rubies फॉर आईज सो कनिंगली मेड दैट यू वुड से इट कुड सी। अब इसकी आंखों की जगह पर लाल कलर के 2 आपके माणिक लगे हुए हैं, लाल कलर की 2 रूबीज वगैरह आपकी लगी हुई हैं, और इस तरीके से लगाई गई हैं कि आप ऐसा कह सकते हो कि भैया ये तो शायद देख सकती है। इसको इस तरीके से लगाया गया जैसे देख सकती है। व्हाट क्राफ्ट एंड
आर्टिशनशिप। तो यहाँ पर बेसिकली वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वो यहाँ पर अब आपकी जो मूर्ति बनाई गई है, जिस तरीके से बनाई गई है, वो इतना अच्छे से उसका जो मतलब उसको उसकी कास्टिंग वगैरह की गई है, और उसमें आंखों की जगह पे रूबीज का इस्तेमाल ऐसे किया गया है कि उसको 1 मिनट के लिए लग रहा है कि ये मूर्ति तो शायद जो है देख सकती है, इतनी ज्यादा इंसानों की जैसी या जीवित लग रही है। तो इसके बाद में फिर उसने एडमायरेशन किया इस बात का कि क्या जबरदस्त क्राफ्ट है और क्या आर्टिसनशिप है बनाने वाले की क्या कला है। तो इस तरीके से उसने बेसिकली यहां पर अब आपका वो केरला से जब आगे बढ़ा और एक अलग जगह पर आया, एक मंदिर और उसमें शानदार वास्तुकला और उसमें जो मूर्ति खूबसूरत तरीके से गढ़ी गई है, शिल्प दिया गया है, उसको देखकर उसका एक एडमायरेशन जो है डेवलप हुआ। तो उसने उस परसेप्शन के साथ में उस एडमायरेशन को भी बताया। तो इस तरीके से अब्दुल रज़ाक का भी जो मेमोयर्स वगैरह हैं, इनसे भी हमको काफी कुछ पता चलता है कि उस वक्त ट्रैवलर्स जो थे, अगर पहले वो हिंदुस्तान अगर बार बार आते थे तो कैसे कई सारे ट्रैवलर्स के परसेप्शंस जो हैं वक्त के साथ में बदले। यहां से एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि आप किसी अगर एक ट्रैवलर जो एक बार आया, थोड़ा बहुत वक्त रहा, घूम के चला गया, अगर उसने पूरी पूरी अच्छी बातें लिखी हैं तो भी आंख बंद करके भरोसे के लायक नहीं है। सब कुछ खराब या बुरा लिखा है तब भी आंख बंद करके भरोसे के लायक नहीं है। सच उसके बीच में कहीं पर झूलता हुआ रहेगा। और कई जो बार बार आते गए, पहले शायद वो हिंदुस्तान के बारे में कुछ सोचते थे, बाद में कुछ सोचने लगे, उनका फिर जो किस तरीके से बदलाव आया विचारों में, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। इससे अपने को अपने कल्चरल डाइवर्सिटी का पता चलता है कि कौन सी चीजें लोगों को अच्छी लग रही थी, कौन सी चीजें एडमायरेशन के लायक थी, और कौन सी चीजों के कारण लोग या तो उनको पसंद नहीं कर रहे थे या फिर उनके मन में मिक्स फीलिंग्स आ रही थी। ये सारी चीजें इंडिया का हिस्ट्री की जो हिस्ट्री रही है वो ट्रैवलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या उनके पर्सपेक्टिव से इंटरेस्टिंग बनाती है, और इसी के बारे में हम लोग आगे और ज्यादा जो है डिस्कशन वगैरह करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज का जो अपना सेशन था, इसमें इब्न बतूता के पर्सपेक्टिव से उसने हिंदुस्तान को कैसे देखा और कैसे डिस्क्राइब किया, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करके ख़त्म करी है। अब इसके आगे जो अपना नेक्स्ट सेशन रहेगा, उसमें जो फ्रैंकोइस बर्नियर थे, उन्होंने हिंदुस्तान को कैसे देखा और उसको फिर किस पर्सपेक्टिव के साथ में डिस्क्राइब किया, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो यहाँ तक जो अपने 2 अरब ट्रैवलर्स आए थे जो प्रोमिनेंट थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के बारे में काफ़ी कुछ लिखा और जिनके आने के बीच में लगभग 200-300 साल का फ़र्क है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने हिंदुस्तान को देखा। अब एक फ्रांसीसी या फिर एक यूरोपियन जब हिंदुस्तान में आता है सन 1600 में, अब लगभग इब्न बतूता के भी 300 साल के बाद में बंदा आ रहा है, और आपके एक यूरोपियन पर्सपेक्टिव से या पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंडिया को किस तरीके से परसीव करेगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ से नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें बातचीत करेंगे। आज का मगर जो ये अपना सेशन है, इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। खत्म करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएँ। यहाँ पर सारा का सारा एजुकेशन एक्सक्लूसिवली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको शुरुआत में ही सारा का सारा जो कंटेंट है एकदम ऑर्डर तरीके से अरेंज मिल जाएगा। कई सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि आपका जो यूट्यूब का चैनल है उस पर कई बार सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, तो उस चीज़ का यहाँ पे खास ध्यान रखा गया है कि इस तरीके की कोई समस्या आपको यहाँ पर ना आए। देखिए अब जैसे यहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारा का सारा जो आपके जो क्लासेस हैं वो ऑर्डर तरीके से बनाई गई हैं। यहाँ पे किंडरगार्टन, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, एक्स्ट्रा लर्निंग सारी चीज़ें जो हैं डाली गई हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, जेआईबी, सीआईबी, जितने भी आपके अलग अलग कोर्सेज और एग्जामिनेशंस होते हैं, सबका कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे आपने लेट से क्लास 12 पे क्लिक किया तो क्लास 12 के फिर सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कोर्सेज वगैरह खुलकर आ जाएंगे। अब जैसे ये साइंस के कोर्सेज खुलकर आ गए, इसी के नीचे में आपको ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज मिल जाएंगे और जो दूसरे आपके आर्ट्स वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। अब इनमें से जिस भी सब्जेक्ट पर आप क्लिक करते हो, जैसे अगर लेट से आपने हिस्ट्री पे क्लिक किया तो फिर आपको हिस्ट्री का फिर सारा का सारा जो कंटेंट या सिलेबस है वो दिख जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हिस्ट्री क्लास 12 पे आपने क्लिक किया तो सिलेबस ओवरव्यू और उसके बाद में पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक जो है सीक्वेंस में सारे का सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है थीम 1 या पहला चैप्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन, 9 लेक्चर्स में उसको कवर किया गया। अब इतना ज़्यादा डिटेल में एक चैप्टर को इसीलिए बताया गया है ताकि किसी भी तरीके का इफ एंड बट या कोई डाउट वगैरह किसी बच्चे के मन में ना रहे, अच्छे से जो है उसके कंसेप्ट वगैरह में क्लैरिटी आ जाए और बढ़िया तरीके से वो अपना जो है टॉपिक वगैरह तैयार कर पाए। इस तरीके से आप जो है अपने सारे चैप्टर्स वगैरह को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इतना ध्यान रखने के बाद में भी अगर लेट से आपको कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप अपना डाउट वगैरह भी जो है हमारे आपके जो अलग अलग चैनल्स वगैरह बने हुए हैं, अलग अलग आपके जो टेलीग्राम पे और बाकी जगहों पे आपके ग्रीवियंसेस रिड्रेसल के चैनल्स बने हैं, आप उस पर जाके अपना डाउट बता सकते हैं। या आपका जो जो वीडियो है ये यूट्यूब से इम्बेड किया गया तो उसमें जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपका जो भी आपका डाउट वगैरह है हम उसको वहाँ पे सॉल्व भी कर देंगे। मगर ऐसा कोई डाउट वगैरह आएगा नहीं, बट आता है तो उसको फिर वहाँ पे सॉल्व भी कर देंगे। तो कुल मिलाकर इंश्योर ये किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन जो है एकदम फुल प्रूफ बनाई जाए, बढ़िया कराई जाए, जिससे कि आप लोगों के एग्जामिनेशंस में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। और फिर वही बात कि नॉलेज तो कहीं पे भी मतलब आपका वेस्ट नहीं जाता। फिर इसके अलावा दूसरे जितने भी एग्जामिनेशंस में नॉलेज आपके काम है वहाँ पे भी आप इफेक्टिवली जो है इसका इस्तेमाल कर सकें। तो खैर बहरहाल
अब जैसे आपने इसमें क्लिक वगैरह किया, तो जैसे ही आपने इसमें क्लिक वगैरह किया तो चैप्टर्स वगैरह फिर खुलकर आ जाएंगे हर एक। जैसे आपने चैप्टर 1 पे या थीम 1 पे क्लिक किया तो उसके 9 लेक्चर्स खुल जाएंगे। अब इन 9 लेक्चर्स में से आप जो भी पढ़ना चाहें, जब तक पढ़ना चाहें, जितना पढ़ना चाहें कर सकते हैं। फिर सेकंड चैप्टर के जितने लेक्चर्स हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी आप पढ़ना चाहें, जितना जब तक पढ़ना चाहें आप कर सकते हैं। जितना चाहें उतना ज्ञान संचय कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर इफेक्टिवली अपने एग्जामिनेशंस को अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी जगहों पे आप अच्छा कर सकते हैं। तो इसी नोट पे आज का जो लेक्चर है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसी के आगे हम लोग अपनी ये थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर्स हिस्ट्री क्लास 12 दूसरी किताब और उसका पहला चैप्टर या फिर 5वीं थीम का जो हमारी जो कहानी है आने वाले लेक्चर्स में भी जारी रहेगी, या फिर हमारा सफ़र जो है इसी तरह से इसका चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जुड़े रहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।